हेलो डियर स्टूडेंट्स, नोटबुक आईएएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए, सो दैट आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और साथ के साथ में हम आपको प्राइज़ मनी भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यही टारगेट है कि आने वाले जितने भी टेस्ट होने वाले हैं, पूरे हमने 10 टेस्ट रखे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जो लोग इस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं वो जान रहे हैं कि हमने काफ़ी आयोग के पैटर्न को फॉलो करते हुए काफ़ी स्टैंडर्ड एक पेपर बनाने की कोशिश की है और फर्स्ट टेस्ट की बहुत सफलता रही। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी दिया है फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद हमने उसका एनालिसिस देखा था। अब जो सेकंड टेस्ट हुआ है उसका हम एनालिसिस यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है और उसके क्या आंसर हो सकते हैं ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड एक दो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताते चलूँगी, बहुत ज़्यादा लेंथी भी क्लास नहीं खींचूंगी, सो दैट आपका भी टाइम बहुत कीमती है। और दूसरी बात यह है कि आपको पता चल जाएगा, जैसे अभी आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसका आंसर क्या है। सो आप इवैल्यूएशन खुद का कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं और उसके बाद से आपकी कहाँ कमी रह गई है, उन चीज़ों के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को, उनके ऑप्शंस को, साथ के साथ में एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट उस चीज़ से रिलेटेड, और अगर कोई आंसर है तो वो आंसर क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत हम बातचीत करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है? पहला जो पूरा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपकी पॉलिटी से, और यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। जब पंचायती राज व्यवस्था आई थी तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, और उसी के साथ साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका जो है वहाँ पर कस्बों से, शहरों से रिलेटेड जो भी वहाँ पर प्रशासन होगा उससे संबंधित। तो यहाँ पर बात की जा रही है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन कथनों में से समाहित नहीं करता है। तो 74वां संविधान संशोधन इनमें से कौन सा कथन समाहित नहीं करता है? इट मीन्स आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अधिनियम ने भारत के संविधान में भाग 9 और भाग 9A जोड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट है अधिनियम ने भारत के संविधान में भाग 9A जोड़ा है। तीसरा स्टेटमेंट है अधिनियम ने संविधान में एक 12वीं अनुसूची जोड़ी है और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो ऑप्शन बैक टू बैक और दोनों में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि संविधान में भाग 9 जोड़े गए और 9A जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संविधान में जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था तो 9 जो है वो पंचायती राज के लिए था, 9A जो है भाग संविधान का वो नगर पालिकाओं यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए था, नगर निगम के लिए था, और जो 9B था वो सहकारी समितियों से रिलेटेड था। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कोई नए प्रयोजन जोड़े गए हैं तो वो किसके लिए जोड़े गए हैं? 9A के लिए जोड़े गए हैं। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया है? पार्ट 9A जोड़ा है, न कि 9 और 9A। ठीक है, तो यही जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। केवल और केवल 9A जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, इसमें 9 भी लिखा गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही, बाकी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं क्योंकि इस अधिनियम में भाग 9A जोड़ा गया है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इसके तहत हमने एक 12वीं अनुसूची भी जोड़ी है। ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि इनिशियली जो है जितनी अनुसूचियाँ थी उसमें हमने संख्या को बढ़ाते हुए 12 अनुसूची की, वहाँ पर हमने 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची पंचायतों से रिलेटेड है और 12वीं अनुसूची जो है, जो 12वां शेड्यूल है हमारा, उसमें हमने नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत से रिलेटेड प्रावधान किए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। गलत आपको बताना था कि कौन सा समाहित नहीं करता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा सही है? तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ से ऑप्ट करना है। सबसे पहला बोला जा रहा है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकार शामिल थे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि जब संविधान बना था उस समय में केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो मूल संविधान में नहीं थे, उसको बाद में अमेंडमेंट किया गया था। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, और तब जा करके मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मूल
मूल संविधान में ओरिजिनली ये प्रावधान नहीं था, इसलिए पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित थे, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जब यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे तो फिर बाकी जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी सभी ऑप्शन को एक बारी गो थ्रू हो जाइए। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी के 1975 में प्रतिनिधित्व काल में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में नहीं 76 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और सेम यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1975 में स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी, तो स्वर्ण सिंह समिति जो है वो मौलिक कर्तव्यों के लिए गठित तो की गई थी, बट वो भी 1976 में ही की गई थी, ठीक है। तो इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाता है कि बिल्कुल ज़्यादा सही है। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन के बीच में आपको कन्फ्यूज़न है, सपोज आपको डी में कन्फ्यूज़न है कि 1975 में हो सकता है स्वर्ण सिंह का गठन हुआ हो, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ है, बी ऑप्शन क्लियर कट बोल रहा है कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से प्रेरित हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होता है ना, बिल्कुल वहाँ उसको लिया जाता है, ठीक है। आयोग भी इसी तरीके से काम करती है। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आपको ऑप्शन लेना है बी, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन नगर पालिकाओं के संबंध में कर राजस्व के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक तो होता है कर राजस्व, दूसरा होता है गैर कर राजस्व। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कर राजस्व कहने का क्या मतलब है, कर और राजस्व, राजस्व की टर्म आपने कहाँ पर सुना है, ये आपने सुना होगा बजटिंग में। जब भी बजट पेश किया जाता है ना, तो वहाँ पर राजस्व जो है उसके बारे में बताया जाता है कि हमारी राजस्व प्राप्ति इतनी है, राजस्व घाटा इतना है, ठीक है ना। तो कर राजस्व कहने का क्या मतलब है कि बजट में इन प्राप्तियों को मेंशन करना होता है गवर्नमेंट को कि आज हमारी जो है, हम जो बजट पेश कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारा इतना प्राप्ति होगा और इतना हमें अपने जेब से खर्च करना है। लेकिन जो गैर कर राजस्व होते हैं ना, वो बेसिकली एक शुल्क होते हैं। शुल्क क्या है, जैसे कि आप कोई संपत्ति का यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन जो आपकी, मान लीजिए कि पानी का आप टैक्स पे कर रहे हैं, उसको बोला जाता है शुल्क। तो कर राजस्व कहने का मतलब है कि बजट में उसको मेंशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ये हमारी प्राप्ति है, इतना हमारी तरफ से खर्च होने वाला है। बट गैर कर राजस्व जो एडिशनल चीज़ें जो है वो सीमा शुल्क, जैसे कि जल शुल्क हो गया, स्वच्छता का शुल्क हो गया, इस तरह की एडिशनल चीज़ें जो सरकार लगाती है वो गैर कर राजस्व के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है नगर पालिकाओं से रिलेटेड। तो नगर पालिका बेसिकली क्या होते हैं, जो आपने शहरी एरियाज़ में भी छोटे कस्बे और छोटे शहर जो होते हैं उनको पॉपुलेशन वाइज नगर पालिका बोल दिया जाता है। इसमें और भी अपर क्राइटेरिया होता है, नीचे नगर पंचायत मिलेंगे आपको और ऊपर अगर आप जाएंगे पॉपुलेशन और बढ़ेगी तब जाकर के नगर निगम वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर बात नगर पालिकाओं के लिए की जा रही है। नगर पालिकाओं के संबंध में कर राजस्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मनोरंजन कर, फिर प्रकाश कर, तीर्थयात्री कर और वरिष्ठता शुल्क, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, कर राजस्व की। तो अभी मैंने बताया कि कर राजस्व के अंतर्गत ऐसी चीज़ें होंगी जो कि क्या होगा, जिसके ऊपर में गवर्नमेंट को बजट में चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। और सभी में आपको टैक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको वरिष्ठता शुल्क दिखाई दे रहा है। जहाँ पर शुल्क जैसी चीज़ें आ जाती हैं वो आपके गैर कर राजस्व में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन नहीं आता है कर राजस्व में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं आता, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी बेसिक जानकारी देते चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप भी नहीं देखेंगे, मेरी भी मेहनत बेकार जाएगी, तो कोई उसका फिर मतलब निकलेगा नहीं, सही आउटपुट निकलेगा नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ST SC के कल्याण के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसकी संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो इसकी संख्या होती है 30, जिसमें आपको 20 जो है वो लोकसभा से दिखाई देंगे और 10 मेंबर्स आपको राज्यसभा से दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। सबसे पहली बात की गई है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की संस्तुति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ठीक है।
तो पहला तो ऑप्शन ये हो गया कि कौन सा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि वित्तीय आपातकाल के संचालन के लिए कोई अधिकार अवधि निर्धारित नहीं की गई है। बिल्कुल सही बात है कि जो संचालन होता है ना, कोई अधिकतम अवधि नहीं है, एक बार लग गया। सबसे पहले तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। जब आप पढ़ते हैं आपात प्रोविज़न जो पढ़ते हैं ना, आपात से संबंधित जितने भी प्रावधान पढ़ते हैं, 3 तरीके के आपात की बात की जाती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आपात दिखाई देगा, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। जब ऐसा लगता है कि देश को चलाने के लिए अब फंड की कमी हो गई है, वित्त की कमी हो गई है, अब जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चरमरा गया है, बिल्कुल गिरने की स्थिति में है, तब जा करके जो कोई भी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पूरे देश में या फिर किसी एरिया में वित्तीय आपात लगाती है। लेकिन ये जो वित्तीय आपात होता है ना, ये क्या होता है, पहली बात तो ये है कि वित्तीय आपात जो है अभी इंडिया में एक बार भी नहीं लगाया गया, ठीक है। और ये जब लगता है ना तो इसमें बहुत सारी कटौतियां कर सकते हैं, जैसे कि खर्चों में कमी की जाती है। जैसे आपका राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हो गए, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति है उसके जो वेतन होंगे उसमें कमी कर दी जाएगी। साथ के साथ में जो न्यायपालिका में जो लोग होते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में और हाई कोर्ट में आपके जो भी जज होंगे, उनके वेतन भत्ते पेंशन वगैरह में कमी की जाएगी। तो इस तरीके की कटौती की जाती है। क्यों? क्योंकि फंडिंग की कमी हो गई है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राष्ट्रपति की संस्तुति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सही बात है, राष्ट्रपति जी ने संस्तुति दे दी है तो इस पर कोई क्वेश्चन मार्क, कोई इफ, कोई बट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपातकाल के संबंध में संचालन में कोई भी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है, मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है कि इतने समय तक ही लगेगा, अनिश्चित काल के लिए इसको लगाया जा सकता है। तीसरी बात है, इसे जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आप ऑप्शन बी देखें, जब बोला जा रहा है कि इसको अधिकतम समय के लिए, कितने भी टाइम के लिए लगाया जा सकता है, तो फिर वहां पर परमिशन की ज़रूरत होगी क्या? अगर यहाँ पर एक निश्चित समय सीमा होती तो क्या होता, बार बार परमिशन के थ्रू समय सीमा को बढ़ाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो है वो अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपात लगाया जा रहा है। इट मीन्स क्या है कि किसी भी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन क्या पिक करना था, आपको पिक करना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। अगला जो है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है, निर्देश दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, जब वित्त नहीं रहेगा पूरे देश को चलाने के लिए तो ऐसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति के भी वेतन में कमी की जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो केवल दूसरे के वेतन में ही कमी करेंगे, खुद के भी उनके वेतन में कमी हो सकती है क्योंकि फंडिंग की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन सी जो है गलत है, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो ऑप्शन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला बोला जा रहा है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना की पहली लाइन ही यही है कि हम भारत के लोग, यानी कि ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रियम्बल जो है वो उससे प्रेरित है, किससे? भारत के लोगों से। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 1949 के संविधान सभा के विवेक पर आधारित थी। ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ध्यान से पढ़िए, कह रहा है 1949 के संविधान सभा के विवेक पर, जबकि प्रियम्बल का ओरिजिन क्या था? 13 दिसंबर को जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसी को ही तो आगे चल करके हमने 1947 में क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। जनवरी में जो हमने क्या किया था, जनवरी 1947 में नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसको हमने एक्सेप्ट किया था। तो जो पहला जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, फिर 13 दिसंबर को 2 दिन बाद में हमने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसके द्वारा? जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने इसको पेश किया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल के हमने प्रस्तावना में बदल लिया। जबकि यहाँ पर बोला जा रहा है 1949 में संविधान सभा के विवेक पर, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। आपको क्या बताना था कौन सा असत्य है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। बाकी के जो हैं वो दोनों ही सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें हमने न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात की है और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा। ये हमने संविधान में प्रस्तावना में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन 6 का जो आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित पदों के परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधानों को प्रदान नहीं करती है। हमें मालूम है कि जो दूसरी अनुसूची है संविधान की, शेड्यूल 2, ये किसके बारे में बात करता है? जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन दूसरी सूची के तहत, दूसरी अनुसूची के तहत इनमें से कौन लोग नहीं आते हैं, मतलब कि किनके वेतन भत्ते या फिर परिलब्धियों से रिलेटेड प्रावधान दूसरी अनुसूची में नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर लोकसभा के उपाध्यक्ष, बिल्कुल उनके बारे में दूसरी अनुसूची में मेंशन है। राज्य के उपसभापति, उनके लिए भी मेंशन की गई हैं चीज़ें। राज्यों के राज्यपाल, इनके लिए भी मेंशन किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं उनका जो वेतन भत्ते से रिलेटेड प्रावधान जो है वो आपको दूसरी अनुसूची में नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दूसरी अनुसूची में आपको राष्ट्रपति दिखाई देंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कि जो कि राज्यसभा में सभापति होंगे, साथ के साथ राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनसे राज्यों के गवर्नर, इनसे मतलब कि एक तो आपको दिखाई देगा कि केंद्रीय सत्ता पर बैठे हुए लोग, साथ के साथ में विधानसभा में भी लोगों के लिए, किन लोगों के लिए प्रोविजन है? विधान परिषद में आपको जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिखते हैं उनके वेतन भत्ते जो हैं वो दूसरी अनुसूची में आते हैं। लेकिन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं इनको जो फंडिंग है, इनका जो पेंशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका जो बोलना चाहिए वेतन है, ये जो है दूसरी अनुसूची में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो सही ऑप्शन होगा। अगला है 8, शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में एक नगर पालिका बनाई गई है। तो नगर पालिका कब बनाई जाती है? नगर पालिका बनाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया, 3 स्टेजेस होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, एरिया बढ़ता जाता है, उस हिसाब से जो है वो नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, नगर निगम, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नगर पालिका बनाई गई है, मतलब कि उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही फुलफिल हो रही हैं, तब जाकर के किसी क्षेत्र को नगर पालिका जो है वो घोषित किया गया है। तो सबसे पहले नगर पालिका बनने के लिए कस्बों और छोटे शहरों का प्रशासन वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा बात है कि इसमें 3 प्राधिकरण होते हैं, एक तो परिषद, स्थायी समितियाँ, और दूसरा होता है क्या? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये भी स्टेटमेंट सही है। और नगर पालिका छोटे कस्बों और शहरों के लिए प्रशासन के लिए ही बनाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के द्वारा राज्यों में इसको स्थापित किया जाता है। तो नगर निगम हो गया या फिर नगर पालिका हो गई, इसके लिए जो प्रोविज़न है वो राज्य विधानसभाओं में ही अधिनियम बनाए जाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके के कानून होंगे, हर स्टेट के अंतर्गत म्युनिसिपैलिटीज़ को कैसे चलाना है, इसके लिए राज्य जो सरकारें होती हैं वो नियम कानून बनाती हैं, ठीक है। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो नगर पालिका बनाने के लिए तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो 8 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो इसको आपको बताना है कि संवैधानिक प्राधिकरण इसमें से कौन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके प्राधिकरण किसको बनाया गया है जो है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। अगर जो है सेंट्रल लेवल पे आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग है, तो उसी तरीके से राज्यों के लेवल पे भी निर्वाचन आयोग है। तो जब 324 बोल दिया गया, यानी कि वो एक संवैधानिक प्राधिकरण हो गया, संविधान में चीज़ें मेंशन कर दी गई। बिल्कुल वैसे ही केंद्र की तर्ज पर राज्यों में भी राज्य निर्वाचन आयोग होता है, तो ये तो डेफिनेटली संवैधानिक प्राधिकरण होगा। राज्य वित्त आयोग भी बिल्कुल संवैधानिक प्राधिकरण ही होगा। साथ के साथ में जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत से रिलेटेड भी आपको प्रोविज़न दिखेंगे जब हम बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक जब पूरे प्रावधान है पंचायतों से रिलेटेड, उसमें आपको जिला पंचायत का भी गठन के बारे में चीज़ें मेंशन की गई है। तो यहाँ पर ये जो तीनों ही ऑप्शन हैं वो आपके संवैधानिक प्राधिकरण हैं। लेकिन 4th ऑप्शन जो है वो क्या है? राज्य निर्वाचन अधिकारी। यहाँ पर अधिकारी के बारे में बात की जा रही है। अधिकारी, पदाधिकारी, ये एक पद है, ना कि कोई अधिकरण है, ठीक है, ना कोई अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसलिए जो है 4 नहीं होगा इसका। बाकी तीनों जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3 तीनों जो ऑप्शन होंगे वो आपके संवैधानिक प्राधिकरण होंगे। कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इसलिए 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश करता है। तो बेसिकली समझिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, सहकारी समितियों के बारे में पूछा जा रहा है। सहकारी समितियां कहाँ पर हैं, डीपीएसपी में इसके बारे में मेंशन किया गया है, साथ के साथ फंडामेंटल राइट में भी सहकारी समिति के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया था और उसके तहत सहकारी समिति जोड़ी गई। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2011 में। साथ के साथ में इसमें 2 आर्टिकल्स जोड़े गए थे। एक तो जो हमारा आर्टिकल 19 है, ठीक है, 19 जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है। 19 का जो क्लॉज ए था उसका सी, 19 क्लॉज ए सब क्लॉज सी जो है उसमें आपको सहकारी समिति संघ वगैरह बनाने की जो है आपको दी गई है प्रावधान। तो यहाँ पर आपका एक तो प्रोविज़न ये होगा। दूसरा जो है मेन कहाँ जोड़ा गया था, 43B, आर्टिकल 43B जोड़ा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, जो कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत आता है। तो ये दोनों ही चीज़ें कब की गई थी, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संविधान संशोधन सहकारी समितियों के लिए किया गया था, तो ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, यानी कि 10 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है 11वां, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें हैं और प्रशासनिक सेवा की तैयारी आप भी कर रहे हैं, तो प्रशासनिक, आपको इतना तो पता होगा कि प्रशासन से रिलेटेड जो टर्म है वो चीज़ें जो है वो कार्मिक मंत्रालय जो है वो हैंडल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये आएगा कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। किसको, कौन सा अधिकारी जो है जो कि सिविल सेवा में चयनित होकर आता है, तो उसको उसका कहना चाहिए शपथ दिला देना, या फिर मतलब कि उसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना, ठीक है ना। तो उनको रखना, उनको निकालना, उनको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जितना भी प्रोविज़न होता है वो कार्मिक मंत्रालय ही करता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से लेकर के वहाँ उनको पद से हटाने तक का काम जो है वो कार्मिक मंत्रालय देखता है। तो 11 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है, जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। जनहित याचिका यानी कि जो है पब्लिक लिटिगेशन, PIL बोला जाता है इसको, और जनहित याचिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसके बारे में बात की जा रही है। पहला कह रहा है कि ये कानून के शासन की रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप प्रदान करता है, ये भी एक हद तक सही बात है। अगर मान लीजिए किसी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई ऐसे प्रावधान है जो बन गए हैं, कोई इलिटरेट व्यक्ति है या फिर जो कम पढ़ा लिखा इंसान है जो नहीं जानता है उसके अधिकारों के बारे में, तो उसके रक्षा के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी इंसान PIL लेकर के कोर्ट में चला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कानून के शासन की भी रक्षा हो रही है, मौलिक अधिकारों की भी रक्षा हो रही है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय भी मिल रहा है। तो जनहित याचिका जो है वो PN भगवती जी ने इसको चालू किया था, बेसिकली इसका जो मूल ओरिजिन है, और ये इसीलिए चालू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो कि कोर्ट तक नहीं पहुँच पा रहा है, अगर उससे रिलेटेड कोई बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति भी जा करके कोर्ट में पहुंचा सकता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आदमी खुद ही चला जाए कि ये जो कानून है वो बने हैं वो सही नहीं बने हैं, इससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, और उसको लेकर के क्या है, कोर्ट में जाया जाता है। ठीक है, तो जनहित याचिका यानी कि PIL से रिलेटेड ये प्रावधान है। तीनों ही चीज़ें आपके सही हैं, इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12 का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जुडिशियल रिव्यू में न्यायालय को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बेसिकली न्यायिक पुनर्विलोकन होता ही इसीलिए है कि जो भी कानून अगर मान लीजिए जो विधायिका है वो बना देती है और उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो न्यायालय जो है उसको असंवैधानिक घोषित कर देती है। दूसरा कहा जा रहा है कि निचले अदालत के आदेशों को पुनर्विलोकन करना, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, कानून का इस दृष्टिकोण से परीक्षण करना कि क्या उन्हें बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है या नहीं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे ही ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं ठीक लगेंगे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको आंसर कौन सा दिखाई देगा, 13 का ए। कभी
जब भी आप पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, पहली बात तो ये कि संविधान में ये टर्म मेंशन नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि ये हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका से प्रभावित होकर हमने ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया है। और जुडिशियल रिव्यू जो है वो 3 टर्म के जो जस्टिस कादिर साहब थे उन्होंने क्या किया था, 3 टर्म दिए थे। और इस 3 टर्म में बेसिकली 3 चीज़ें क्या हैं कि एक तो कब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, जब संविधान संशोधन ऐसा हो जाए जो कि संवैधानिक ढांचे को हनन कर रहा हो, या फिर केंद्र राज्य से रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा आ जाए। तो बेसिकली जो की टर्म आपको पकड़ना होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि असंवैधानिक घोषित करने की बात की जा रही है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो 13 का ए होगा। और अगर आपसे पूछा जाए न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में कि क्लियरली संविधान में मेंशन है, तो क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं है। अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू न्यायालय को कुछ प्रावधान जो है, कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 13 हो गया। आर्टिकल 13 क्या बात करता है कि अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसको विधि शून्य कर सकती है। इसी तरीके का आपको आर्टिकल 226 में भी दिखाई देगा कि अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, सीधे कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट जाने के बाद में, और 32 इस तरीके के, मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा जो भी सरकार ने बना दिया है और जिससे अधिकारों का या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है किसी भी व्यक्ति के, आम जनता के, तो उसके लिए कोर्ट के पास वो जाएगा और कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, सही है या नहीं, संवैधानिक आधार पर बना है या नहीं। और अगर उसको कोई भी कमी लगती है तो उसको वो क्या कर सकता है, शून्य या असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी संवैधानिक कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यदि वह क्या हो। असंवैधानिक कब घोषित किया जाएगा, तो असंवैधानिक जब भी घोषित किया जाएगा उसका एक आधार होना चाहिए, मूल स्ट्रक्चर, यानी कि क्या कहना चाहिए, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर। हमेशा से ही 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, उसके बाद से जितने भी मुद्दे आते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको किन आधारों पर ही असंवैधानिक या विधि शून्य किया जाता है, एक ही आधार होता है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचा का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको वही टर्म समझने की कोशिश करनी है। पूछा जा रहा है कि कोई भी संवैधानिक कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। असंवैधानिक कब घोषित किया जाएगा, यदि वर्तमान द्विस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था, बिल्कुल गलत, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में कहीं और रख दिया जाए, विचार करेंगे इस पे। तीसरा है, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो, सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीली न्यायालय स्थापित करता है। आप इसको देखिए, पूछा जा रहा है कि संवैधानिक कानून जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक कब घोषित किया जाएगा, और असंवैधानिक घोषित करने का आधार क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत में आपको ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ पर बोल रहा है विधि के समक्ष समता के अधिकार को अगर भाग 3 से हटाकर कहीं और रख दिया जाए, यानी कि भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो व्यक्ति को देने ही देने हैं, मतलब वो संविधान का मूलभूत अधिकार है। अगर हम उसमें कोई भी परिवर्तन करते हैं जो कि नेगेटिव तरीके से जनता को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आपका 14 का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। बाकी सारे ऑप्शन जो है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ये संसद से रिलेटेड प्रोविजंस है, बट जहाँ पर जनता के अधिकारों की बात की जाएगी, बेसिक स्ट्रक्चर की मूल अधिकारों की बात की जाएगी, उन्हीं मामलों में कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, असंवैधानिक करार दे सकती है। ठीक है, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर बात की जा रही है नए युग्मों में कौन सा, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि कहाँ पर कितनी सीटें थी लोकसभा में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जा रही है कि कौन से स्टेट और उनके लोकसभा सीट, तो आपको मैच करना है और आपको करेक्टली मैच कौन सा नहीं है इसको आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले बात की जाए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, तो आंध्र प्रदेश के आगे लिखा है 42। इनिशियली जब तेलंगाना से अलग नहीं हुआ था 42 थे, अभी तेलंगाना का अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग है, बट हम मान सकते हैं कि 42 सीट्स जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए थी। अभी 25 के अराउंड कुछ सीटें होंगी। ठीक है, उसके बाद में पंजाब के लिए 13 सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल के लिए 42 सीट्स है। यहाँ पर इनकरेक्टली मिसमैच क्या हो गया है, असम, जो बी है असम, वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि असम में 13 सीटें नहीं हैं, असम में जो है वो 14 लोकसभा सीटें हैं, यानी कि 14 जो है वो लोकसभा सीटें हैं। इसलिए 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? इसको मैंने एडिटोरियल डिस्कशन में भी कराया हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। 1500 रुपये मासिक रूप से दिए जा रहे हैं, जिसका यूज़ महिलाएं और बच्चियां क्या कर सकती हैं, रोज़गार के लिए, साथ के साथ में अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ रखा गया है, पात्रता तो रखी गई है 60 ईयर की एज, 18 to 60, साथ के साथ में 1500 रुपीज़ मासिक रूप से दी जाएंगी। और एजुकेशनल फील्ड में साथ के साथ में अगर कोई महिला काम शुरू करना चाहती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू की है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये नया अध्यक्ष यूरोपीय परिषद का चुन लिया गया है। इसके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो यूके के जो यूरोपीय संघ के जो यहाँ पर यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है वो किसे चुना गया है? पहले तो हम इसका आंसर देख लें। एंटोनियो कोस्टा जो है वो चुने गए हैं। अक्टूबर 2024 से ये अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, चार्ल्स का इन्होंने स्थान लिया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो ऑप्शन है 17 का बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि यूरोपीय यूनियन की यूरोपीय परिषद जो होती है, जो काउंसिल होती है, उसका अध्यक्ष किसके चुना गया है? तो ये चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बात कर रहा है ये प्लास्टिक के बारे में। पूछा जा रहा है वैश्विक प्लास्टिक संधि, पेरिस कन्वेंशन, पेरिस संधि हमें मालूम है, और उसी की तर्ज पर ये वैश्विक प्लास्टिक संधि के बारे में बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वैश्विक प्लास्टिक संधि के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात की जा रही है। पहला है, यह 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी। दूसरा है, प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष का समय लगता है, वर्तमान में 10% से भी कम पुनर्चक्रण किया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों ही करेक्ट है। प्लास्टिक, ये जो वैश्विक प्लास्टिक संधि है वो 2022 में स्टार्ट हुई है। अब तक लगभग जो है 4 बार जो है इसकी बैठक हो चुकी है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली इसकी जो बैठक है वो कंप्लीट की गई है। न्यू दिल्ली में ही आई थिंक इसकी बैठक जो है वो हुई है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 2025 के लास्ट तक हमें क्या कर लेना है, इसको प्लास्टिक प्रदूषण पर एक कानूनी बाध्यता लेके आ जानी है कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना ही है। और दूसरी बात यह है कि ये बात सही है, एक प्लास्टिक को डिग्रेड होने में 20 साल से लेकर के 500 साल का समय लगता है। मतलब जो आप टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, स्पेशली टूथब्रश जो होता है आपका, उसको अगर आप फेंक देंगे ना 500 साल बाद भी आपको वो चीज़ें वैसी एज इट इज़ ही मिलेंगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होता है। ठीक है, और साथ के साथ अगर हम बात करें रिसाइकलिंग की, तो अभी हमारी रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो है प्लास्टिक को रिसाइकल करने की वो बहुत ही कम है, 10% से भी कम है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो है, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है? मेरे मुंह से सोना निकल गया था, सोचिए सोना में शामिल कैसे होंगे भाई। ठीक है, 19th क्वेश्चन क्या है? किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने का अप्रूवल दिया है? तो कौन सा ऐसा देश हो सकता है जो इतनी लाचारी से गुजर रहा हो कि उसके पास में अब लोग ख़त्म हो गए हैं सेना में शामिल होने के लिए, अब वो कैदियों को भी जो कि क्राइम करके आए हैं उनको सेना में शामिल कर रहा है? तो 2 ही देश ऐसे हैं जो इस तरीके का कंडीशन कर सकते हैं, या तो रशिया या तो यूक्रेन। लेकिन रशिया की जो कंडीशन है ना इस इतने लंबे युद्ध में, अभी भी फिर भी ठीक ठाक है। यूक्रेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैन पावर की भी, साथ के साथ में एडिशनल हथियार वगैरह और जो फंडिंग की भी। तो यहाँ पर यूक्रेन जो है उसने किया है एक तरीके का विधेयक पास, जिसमें उसने प्रोविज़न किया है सेना में कैदियों को शामिल होने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, बंगाल टाइगर, हिम तेंदुआ, हंगुल और आर्कटिक फॉक्स। यहाँ पर जो आप की टर्म अगर पकड़ लें, खेलो इंडिया शीतकालीन, तो इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड के समय में, यानी कि शीतकालीन होने वाला है, किसी ठंडे प्रदेश वगैरह में भी हो सकता है, इस तरीके से भी जा सकते हैं। बट इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस बार जो है खेलो इंडिया जो है विंटर जो गेम्स हैं 2024 के, वो कहाँ होने वाले हैं? वो होने वाले हैं आपके लद्दाख प्लस कश्मीर। तो लद्दाख और कश्मीर दोनों में ही होने वाला है खेलो इंडिया। और यहाँ पर हिम तेंदुआ जो है, स्नो लेपर्ड, आपको इन्हीं एरियाज में दिखाई देता है सबसे ज़्यादा, इसलिए शुभंकर रखा गया है स्नो लेपर्ड को। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, अमरावती शैली की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? पहला बोला जा रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में मौर्य शासकों के संरक्षण में गोदावरी नदी के किनारे अमरावती शैली का विकास हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों तथा कथात्मक कला के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया था। तीसरी बात है कि इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन का अत्यधिक प्रयोग हुआ था। तो आपको बताना है कि तीनों में से कौन से ऑप्शन अमरावती शैली के रिस्पेक्ट में सही है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऑप्शन 2 कैसे करेक्ट है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि गतिशील आकृतियों एवं कथात्मक कलाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब उनकी कलाएं ऐसी है ना जिसमें कोई ना कोई स्टोरी है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये बिल्कुल सही बात है अमरावती शैली के बारे में। दूसरी बात यह है कि इसमें त्रिभंग आसन वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर मौर्य शासन की बात की गई है, बट जो अमरावती शैली है वो सातवाहनों से रिलेटेड है। सातवाहन जो थे उन्होंने इस शैली को क्या किया था? चालू किया था, और गोदावरी नदी के किनारे नहीं बसे थे सातवाहन, ये कृष्णा नदी जो है वो वहाँ पर बसे हुए थे। ठीक है, तो सातवाहन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, और इन्हीं सातवाहनों ने अमरावती शैली जो है वो बनाई थी। ठीक है, जब मातृ सत्तात्मक होने की बात की जाती है तब इनकी बात आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा मातृ सत्तात्मक सत्ता थी, और महिलाओं की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक थी इस वंश के अंदर में। ठीक है, तो अमरावती शैली 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इनको शासकों ने, सातवाहनों ने बनाया था और कृष्णा नदी के आसपास से फैले हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, आपने बहुत बारी देखा होगा, प्रीवियस ईयर घटना चक्र वगैरह पढ़ा होगा आपने, तो उसमें तो देखा ही होगा, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है कि वैदिक संस्कृति के संबंध में कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की तरह वैदिक सभ्यता भी मूलतः नगरीय सभ्यता थी, तो गलत बात है। सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वो नगरीय नहीं थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं बताना है, तो ऑप्शन 1 तो सही नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि ये गलत है। दूसरा, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है, और इन मंडलों में एक ही मंडल की रचना एक ही ऋषि के वंशजों ने की है, तो बिल्कुल ये सही बात है। तीसरा है कि संहिता की रचना के विषय में एक बात यह है कि इसकी कई सूक्त जो है वो ऋषि कन्याओं ने, जैसे कि अपाला, लोपामुद्रा, इस तरीके की जो ऋषि कन्याएं थी जो कि उस समय में विदुषी महिलाएं बोली जाती थी, उन्होंने कई सूक्त लिखे हुए हैं इस पूरे ऋग्वेद के संबंध में, या फिर इनमें जो संहिताएँ बनी हैं उसमें। ठीक है, तो आपका दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3, यानी कि 22 का ए जो है वो सही होगा। 2 और 3 सही है, ए गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरीय थी पर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। तो इसका आंसर आपको क्या बताना था कि कौन सा सही नहीं है, इट मीन्स कि गलत ऑप्शन आपको बताने थे। ठीक है, तो आपका दिख रहा है यहाँ पर कि बाकी दोनों ऑप्शन तो सही हैं, क्योंकि ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर जो 7वां मंडल है वो एक ही ऋषि के बच्चों ने, उनके वंशज ने आकर के क्या किया था, उसको बनाया था, लिखा था। साथ के साथ में यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन भी सही है, लोपामुद्रा जैसी जो महान विदुषी महिलाएं थी, ऋषि कन्याएं जो थी, उन्होंने भी कई सारे इस संहिता में चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 तो सही है, बट आपको बताना क्या था कि कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक जो है वो सही नहीं है। सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी, बट वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, तो केवल एक आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1973 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा है, इस सरकार में मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और न्याय मंत्री जो थे वो KN काटजू थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है, ये जो ऑप्शन है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है लगभग 28 माह के शासन के बाद में दिसंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में सामूहिक त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन ये जो दिसंबर 1939 है, ये दिसंबर ना होकर के अक्टूबर है। अक्टूबर में जो है 28 महीने के बाद में प्रांतीय जो विधानसभा है उन्होंने त्याग पत्र दिया था, और दिसंबर में जो 22 दिसंबर 1939 को जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था।
मुक्ति दिवस इसीलिए मनाया गया था क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। 2 महीने बाद जागे मुस्लिम लीग, लेकिन बाद में जागे जरूर, और 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने मुक्ति दिवस बनाया था। तो आपको क्या बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 1939 में नहीं बल्कि अक्टूबर 1939 में जो है सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 23 का सही जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सत्य कथन है। तो पहला स्टेटमेंट है 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। किसके बारे में बात की जा रही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की जा रही है। पवनार आश्रम में जो 17 अक्टूबर 1940 को चालू किया गया था, सही स्टेटमेंट है ये। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे, दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह कतिपय कारणों से स्थगित कर दिया गया था। फिर 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे सत्याग्रही के रूप में इसमें शिरकत की। बेसिकली क्या था, 1940 के समय में जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत सारे युद्ध से जूझ रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो उस समय में जो ये सत्याग्रही थे उनका ऐसा मानना था कि ऑलरेडी जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक युद्ध में इन्वॉल्व हैं, और इस समय में उनके खिलाफ कोई सत्याग्रह करना वो बहुत सही नहीं रहेगा एथिकली, इसलिए उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह को रोक दिया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, और बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हैं, क्योंकि पवनार आश्रम से इसको शुरू किया गया था, गांधी जी ने इसे शुरू किया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे, फिर जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे, और ये जो है बीच में रोका गया था, उसके बाद से फिर को रीस्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा 24 का। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ से हमेशा कोई ना कोई आपको आंदोलन और फिर वो कब हुआ था या फिर कोई विद्रोह जो कि 1857 से पहले हुआ या उसके बाद भी हुआ, और साथ के साथ में कब हुआ, किस साल में हुआ, उसके बारे में मैचिंग करने के लिए आपको आता है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में इस तरीके की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है किसके बारे में, चेरो विद्रोह के बारे में। चेरो विद्रोह के आगे लिखा है 1976, फकीर विद्रोह के आगे लिखा है 1844, सावंतवादी विद्रोह के आगे लिखा है 1800, और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। तो अगर आपको पता हो कि फ़कीर विद्रोह जो है वो कब किया गया था, 1976-77 इसी समय में जो फ़कीर विद्रोह, और 1973 के आसपास से ही वो सन्यासी विद्रोह वगैरह ये चल रहा था। तो फ़कीर विद्रोह जो है वो 76-77 के आसपास में स्टार्ट हुआ था। अगर आपको ये पता है ये कि क्या होगा, यहाँ पर बी का जो ऑप्शन है वो 1 होगा, तो बी का ऑप्शन आपको 2 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए। तो दूसरा जो है वेल्लोर के बारे में आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, तो कई बार आपको ये ऑप्शन मिला होगा। वेल्लोर सत्याग्रह जो है वो 1806 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डी का जो है वो 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिखाई दे रहा है कि बी का 1 है और डी का 4 है। ठीक है, बाकी अगर आप ऑप्शन सी में देखेंगे तो बी का 1 है बट डी का 2 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चेरो जो है वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये विद्रोह जो है वो 1800 ईस्वी के आसपास हुआ था। सावंतवादी विद्रोह जो है वो 1844 में हुआ। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ शासक रहे हैं मुगलों के समय से और उनको कुछ उपाधियां दी गई है। कुछ निकनेम जैसे होते हैं ना, घर में जो पप्पू डब्बू इस तरीके के नाम होते हैं, वैसे ही जो शासक थे उनको भी कुछ निकनेम दिए गए थे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि किस शासक के नाम के आगे जो उपाधि लिखी हुई है वो करेक्टली जो मैच वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए मुबारक खिलजी के बारे में तो इनको अल इमाम बोला जाता था, करेक्ट है। और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के आगे लिखा है खलीफा का नायब। तो खलीफा का नायब या नायक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं बोला जाता था, इनको जौना खां बोला जाता था और इन्हीं के नाम पर जो है वो जौनपुर शहर को बसाया गया था। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा मिडेवल हिस्ट्री में। तो यहाँ पर बेसिकली जो है पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के आगे खलीफा का नायक नहीं आएगा। बाकी खुसरो शाह को पैगंबर का सेनापति बोला जाता था, खिज्र खां को रैयत आला बोला जाता था, ये भी बात सही है। ठीक है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 में से इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सुधार जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब आया था तो उसने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स किए थे मार्केट को लेकर के, जैसे कि नाप तौल के लिए उसने चीज़ें बनाई थी,
और बहुत सारी चीज़ें की थी जिसकी वजह से उसके समय में तो चीज़ें ऐसी थी कि भ्रष्टाचार अगर होगा तो जितना भ्रष्टाचार किया गया होगा, मान लीजिए कि दुकानदार है और उसने कोई सामान में कुछ कटौती की, तो जितना वो कटौती करेगा उसके शरीर से उतना मांस काटा जाएगा। इस तरीके की भी चीज़ें थी। तो करप्शन को कम करने के लिए, बेटर वे में मार्केट को एक मैनेज करने के लिए खिलजी ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे उस टाइम पे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बाजार सुधार जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो है वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण, शाही अन्न भंडार की स्थापना और मानक बाट और माप की स्थापना, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बेसिकली मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किए थे। सांकेतिक मुद्रा जो है वो उसने नहीं चलाया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह जो उन तुगलक डायनेस्टी थी उस समय में चलाए जा रहे थे। ठीक है, तो सांकेतिक मुद्रा जो है वो तुगलक डायनेस्टी के द्वारा चलाए जा रहे थे। बाकी खिलजी ने क्या किया था, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया था, शाही अन्न भंडार की स्थापना की थी, मानक बाट और जो माप की स्थापना की। तो 1, 2 और 4 जो है वो सही होगा। वो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 1, 2 और 4। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसे राय पिथौरा, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। पृथ्वीराज चौहान को बोला जाता था राय पिथौरा। ठीक है, बहुत बारी इसको देखा गया है, प्रीवियस ईयर में भी आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन है ये। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। अगला जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंपा, पोन्ना और रन्ना तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, कृष्ण देव राय ने मदालसा चरित्र और रसमंजरी लिखी है। तो ये जो स्टेटमेंट है बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अगर हम देखें, कृष्ण देव राय ने मदालसा और रसमंजरी तो लिखी है, अमुक्त माल्यद भी कृष्ण देव राय की ही रचना है, तो ऑप्शन 2 तो सही है। बट यहाँ पर ऑप्शन 1 पन्ना, पंपा, पोन्ना और ये जो रन्ना है, ये जो है तेलुगु साहित्य से नहीं बिलोंग करते थे, ये कन्नड़ साहित्य से बिलोंग करते थे। इसलिए जो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। आपको बताना क्या है, कौन सा सत्य है। तो केवल 2 जो है वो सत्य है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भक्ति आंदोलन के बारे में कथन क्या है कि भक्त तुकाराम मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। पहला तो ये गलत हो जाएगा, ये अकबर जो है वो 1608 तक थे और ये जो है वो बाद में आए हैं जहांगीर के समय में। ठीक है, दूसरा है, संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से काफ़ी प्रभावित थे। ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कबीर सर हिंदी से प्रभावित थे, जबकि कबीर का जन्म पहले हुआ था, सर हिंदी का जन्म बाद में हुआ है। तो कोई व्यक्ति जो बाद में पैदा होगा वो पहले व्यक्ति से प्रभावित होगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरी बात है कि पूछा जा रहा है, रामानंद अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाले पहले भक्ति संतों में से एक थे। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही सही है। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में रामानंद ने जो क्या किया था, भक्ति आंदोलन को स्प्रेड किया था, हिंदी का बहुत जो प्रयोग किया था। तो ऑप्शन 3 तो सही है, बट इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो आपको पहला कथन मैंने बता दिया असत्य है, दूसरा भी असत्य है, इसलिए आपका 1 और 2 असत्य होगा। यह कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है, केवल 3 जो है वो सही है। 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। यहाँ पर बोला जा रहा है नंद, शुंग, कर्ण, प्रद्योत, इनको कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है प्रद्योत का नाम आएगा। प्रद्योत जो है लगभग 360 ईसा पूर्व से लेकर के इसके बाद तक का शासनकाल था इनका। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ईसा पूर्व की बात करते हैं तो आपको चीज़ें कैसे दिखाई देंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 630, उसके बाद 500 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, इस तरीके से आपका गया होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे प्रद्योत, उसके बाद में आपका कौन सा आएगा, नंदवंश, उसके बाद शुंग और फिर कर्ण। तो इन तीनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, सबको ऑर्डर पता होता है, नंदवंश आए पहले, उसके बाद शुंग आया, उसके बाद में कर्ण आए, लेकिन उसके सबसे पहले प्रद्योत आए, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 4 1 2 3। 4 1 2 3 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस राजवंश के बारे में जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख के द्वारा प्रदान की जाती है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख याद रखिएगा कौन से राजवंश से रिलेटेड है, ये चोल जो हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, चोलास जो थे उनसे रिलेटेड है ये उत्तर मेरूर शिलालेख। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
मिलाते चलिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। इस तरीके के स्टेटमेंट्स बहुत अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिले होंगे हिस्ट्री में, जहाँ पर कांग्रेस को लेकर के भी बात की गई है कि कांग्रेस अपनी अंतिम अवस्था में है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको नष्ट होता हुआ देखूँ। इस तरीके की भी चीज़ें आपने स्टेटमेंट सुनी है, करजन ने बोला था। बिल्कुल उसी तरीके से ये स्टेटमेंट किसका है, आपको ये बताना है कि अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। अब कौन बोल सकता है, कोई अंग्रेज ही बोलेगा, और ऐसा अंग्रेज बोलेगा जिसकी जो पूरा कार्यकाल रहा होगा उस समय में गांधी जी ने क्या कर दिया होगा, बिल्कुल गदर मचा दिया होगा। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, लॉर्ड विलिंगटन। विलिंगटन जो थे उन्होंने ऐसा बोला था, एक बेसिकली बात बोली थी उन्होंने कि अगर गांधी नहीं होते तो क्या होता, दुनिया बहुत खूबसूरत होती। उनके जो कठिनाइयां हैं उन लोगों की ब्रिटिशर्स के जीवन में वो थोड़ी कम हो जाती, इसलिए उनकी दुनिया जो है वो खूबसूरत हो जाती है। तो विलिंगटन का ये कथन है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध धर्म के बारे में पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित थे। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है धर्म की सादगी, दूसरा कह रहा है दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा कह रहा है धर्म की मिशनरी भावना, चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग और दार्शनिकों के द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसमें आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी। तो देखिए, बौद्ध धर्म आया ही इसीलिए था क्योंकि जब वैदिक और उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा कर्म कांड वाली चीज़ें चल रही थी, स्पेशली उत्तर वैदिक काल में। तो लेटर वैदिक जो पीरियड था उसमें बहुत ही ज़्यादा कर्म कांड वगैरह, जाति प्रथा, बहुत सारी चीज़ें जो थी जो कि समाज का एक कहना चाहिए डेकोरम और हारमोनी दोनों को ही ख़राब कर रही थी। तो उससे बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान होकर के ये बौद्ध धर्म का जो है इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ने लग गया था और बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो बौद्ध धर्म के इतने फैलने के या फिर इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ने का कारण क्या था? पहली बात तो थी कि धर्म की सादगी तो थी डेफिनेटली। दूसरी बात थी कि दलितों के लिए भी अपील थी। इसमें किसी भी जाति धर्म के ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हर जाति हर धर्म का व्यक्ति जो है वो इसमें ज्वाइन हो सकता था। धर्म की मिशनरी भावना थी, कहीं ना कहीं स्प्रेड करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने की भावना तो डेफिनेटली थी। बुद्धम शरणम गच्छामि वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा उस समय में भी चल रही थी। साथ के साथ स्थानीय भाषा का प्रयोग उस समय में, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, इन्होंने पाली और प्राकृतिक भाषाओं का ही प्रयोग किया जो कि उस समय में लोकल लैंग्वेजेस थी जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था। तो ये चारों ऑप्शंस तो बिल्कुल सही हैं। पांचवा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि दार्शनिकों के द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो वैदिक पीरियड या फिर वेद वगैरह के बारे में बौद्ध धर्म इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर नंबर सी। अगला जो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। दूसरा, शक संवत जो है 78 ईस्वी में। साथ के साथ गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। और चौथा है, भारत में मुस्लिम शासन का युग 1192 यानी कि 1192 में जो महमूद गजनवी वगैरह का जो आक्रमण हुआ था, पृथ्वीराज के साथ में युद्ध वगैरह हुए थे, उस समय से मुस्लिम शासन का जो है पदार्पण जो है इंडिया के अंदर हुआ। तो ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट हैं। इट मीन्स कि डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही आंसर होगा 35 का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन का प्राथमिक निवास स्थान क्या है? तो ये जो है ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन जो है, अभी क्या हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये मृत प्राय एक जो पक्षी मिला है। ठीक है, ये ब्लैक क्राउन है। यहाँ पर इनके सर के ऊपर में काले रंग की मुकुट जैसी एक दिखती है चीज़ें, तो इसलिए इनको ब्लैक क्राउन बोला जाता है। और ये हेरॉन जो है बेसिकली आर्द्र भूमियों में रहते हैं, यानी कि वेटलैंड्स में रहते हैं। वेटलैंड्स आप सभी को मालूम होगा, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो कि 1971 में बना था। ईरान के रामसर के जगह है, वहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था। जितनी भी ऐसी दलदल वाले क्षेत्र जहाँ पर पानी होता है और कुछ गाद होती है, दलदल वाला क्षेत्र होता है, और जहाँ पर बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? जहाँ पर जीव जंतु या फिर पक्षी होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे फैले होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है? वेटलैंड या आर्द्र भूमि घोषित कर दिया जाता है। बेसिकली वो दलदली क्षेत्र होते हैं। तो वहाँ पर इन दलदली क्षेत्रों यानी कि आर्द्र भूमि में ये ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन जो है ये प्राकृतिक निवास है इनका। और ये एक तरीके से माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पर आते हैं, प्रवासी पक्षी के रूप में इंडिया में आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो है, हाल ही की खबरों में रहा सिग्नस X1 क्या है? तो सिग्नस X1 जो है वो 38 का आंसर होगा बी। ये एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल आपको मालूम होगा कि जो स्पॉट्स होते हैं ना,
ब्लैक होल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इंटेंसिटी होती है, और जब ये धीरे धीरे क्या होते हैं, तारा जो होता है, जब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने चली जाती है, और रिड्यूस होने के बाद में वो धीरे धीरे उसका जो तेज है वो ख़त्म होता जाता है, लेकिन उसमें ग्रेविटी कहना चाहिए या फिर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो बाकी सारे जो पिंड होते हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। तो एक स्पॉट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें हाई ग्रेविटी होती है, जो आकर्षण होता है जिससे वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो बेसिकली सिग्नस X1 भी जो क्या है, एक तरीके का ब्लैक होल है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अगला जो है, भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए $10 लाख की मानवीय सहायता दी है? तो केन्या जो है, केन्या को अभी जो अफ्रीकन कंट्री है एक, उसको हमने क्या किया है, भारत के द्वारा अभी बाढ़ से लड़ने के लिए $10 लाख की मानवीय सहायता दी है, क्योंकि रिसेंट में केन्या में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बाढ़ आई है और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में खबरों में रहा एल्डाब्रा रेल क्या है? तो एल्डाब्रा रेल है, तो इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये जो है एक तरीके का उड़ने में असमर्थ पक्षी है। बेसिकली पहले ये उड़ा करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, फिर कुछ सालों बाद में इसको इक्का दुक्का संख्या में इनको देखा गया है, लेकिन चूंकि एक पीरियड में बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, फिर से दोबारा इनका जन्म हुआ है, तो कई सारी अपनी ही क्षमताओं को ये खो चुके हैं। तो ये एल्डाब्रा जो है, एल्डाब्रा रेल एक तरीके का पक्षी है जो कि उड़ने में असमर्थ होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अभी ये हाल ही में मिला है फिर से, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश एड्रियाटिक सागर की सीमा बनाते हैं? तो एड्रियाटिक सी जो है वो बेसिकली इटली, क्रोएशिया, सोमालिया, स्लोवेनिया, इन सब के आसपास आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली और अल्बानिया सभी के साथ में एड्रियाटिक जो सी है उसकी सीमा लगती है। मैप जा करके देखिएगा। तो 41 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पानी समुद्री धाराओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ता जाता है, जबकि लहरों में पानी नहीं बढ़ता है, ठीक है। स्टेटमेंट ए, लहरें वास्तव में ऊर्जा है न कि पानी जो समुद्र की सतह पर चलती हैं। यहाँ पर बताना है कथन और कारण दोनों में से कौन करेक्ट है और एक दूसरे को स्पष्टीकरण कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि पानी समुद्री धाराओं के माध्यम से बहता है और दूसरे स्थान तक आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन लहरों में धाराएं नहीं बनती, यानी कि पानी बढ़ता नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। लहरें जो होती हैं ना, वो कंपन के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू आगे बढ़ती हैं, उसमें पानी नहीं बैठता है। वो एनर्जी होती है, जो कंपन होता है, उससे वो चीज़ें लगती हैं कि पानी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो धाराएं होती हैं वो बेसिकली पानी को भी अपने साथ साथ बहा करके लेके जाती हैं, ठीक है। तो धाराएं जो होंगी, समुद्री धाराएं, वहाँ पर पानी आपको बहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन लहरों के साथ पानी नहीं बहता। वो एक एनर्जी होती है, कंपन, एक वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमें पानी बहता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है कथन जो है आपका अभिकथन बहुत सही है। दूसरा जो है कारण, लहरें वास्तव में ऊर्जा है न कि पानी जो समुद्र की सतह पर चलती हैं। तो अभी मैंने बताया कि लहरें जो होती हैं वो एक एनर्जी होती हैं, वाइब्रेशन के थ्रू आगे बढ़ती हैं, इसलिए जो है पानी लहरों के साथ नहीं बढ़ता है, समुद्री धाराओं के साथ पानी जरूर बहता है। तो दोनों ही सही हैं और एक दूसरे को स्पष्टीकरण भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 43, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नन अदर देन मैक्सिको। कहीं पर भी आए आग बंद करके बिल्कुल मैक्सिको लगा करके आना है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। उसके बाद आपको पेरू वगैरह जो कि साउथ अमेरिका की ही कंट्रीज़ है वो भी दिखाई देंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वो चांदी कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मैक्सिको, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर होगा मैक्सिको। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में विचार करिए, इसका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर में होता है। भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल जो है वो 0 होता है और बिना कोरियोलिस बल के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो चक्रवात होता है ना, वो कोरियोलिस बल, हवाएं अंदर आ रही हैं, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ठंडी हवा उसकी जगह ले रही है, तो कोरियोलिस बल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इसमें। और चूंकि भूमध्य रेखा के ऊपर में 0 डिग्री जो होता है वहाँ पर कोरियोलिस बल नहीं लगता, इसलिए भूमध्य रेखा पर आपको चक्रवात आते दिखाई नहीं देंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग की अपेक्षा तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। तो जैसे जैसे चक्रवात आपने देखा होगा कि समुद्र में फॉर्मेशन होता है, 27 डिग्री टेम्परेचर, गर्म पानी, लेकिन जैसे जैसे वो स्थल की तरफ आगे बढ़ता जाता है चक्रवात कमजोर होता जाता है। इसलिए बोला गया है कि तटीय भागों में अधिक प्रभावित होते हैं, महाद्वीप के आंतरिक भागों में कम प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑल 3 आर करेक्ट, 1 2 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है एक और बी, यहाँ पर वही बात है, कथन और कारण। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्बुलेंस नहीं होता, इसलिए आपके हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ते हुए दिखाई देंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है, इसको पता होना चाहिए। और समताप मंडल में ही ओजोन पाई जाती है, जिससे जो वायुमंडल होता है उसका संरक्षण होता है, ठीक है ना। जो सूर्य से आने वाली बहुत ही बोलते हैं कि कैंसरस जो वेव्स होती हैं उसको ओजोन लेयर ही क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सो दैट हमारे पास में वो चीज़ें ना पहुंच पाए। तो समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं, सही बात है। समताप मंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, ये भी सही है। ये कारण है, इसी वजह से कथन जो है उसको स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि समताप मंडल में जो मौसम के बदलाव कम होंगे, टर्बुलेंस बहुत कम होता है, इसीलिए जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो आपको समताप मंडल में ही उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो 45 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कुटीर उद्योगों को पूंजी और परिवहन अधिक प्रभावित नहीं करते, इन उद्योग द्वारा निम्नलिखित निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। यहाँ पर बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहली बात तो ये कि कुटीर उद्योग क्या होता है, जो छोटे छोटे जैसे चटाई बनाने वाले उद्योग हैं, मैच बॉक्स बनाने वाले जो उद्योग हैं, जो तेंदुपत्ता से जो बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, तो ये जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, उनमें कम पूंजी की ज़रूरत होती है, पहली बात तो, और कम परिवहन, क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक नहीं जाना होता, वो आसपास के लोकल लोग ही उसको यूज़ करते होते हैं, तो पूंजी और परिवहन दोनों इसमें कम लगता है। दूसरा है कि इससे निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनका व्यापारिक महत्व कम होता है। व्यापारिक महत्व कम कहने का मतलब क्या है कि बहुत दूर दूर तक या फिर इंटरनेशनल लेवल पे उन चीज़ों को शेयर करना नहीं है, एक्सपोर्ट करना नहीं है, लोकल लेवल पे ही या देश के अंदर में ही ये चीज़ें क्या होती हैं, एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर व्यापारिक महत्व भी कम है और पूंजी और परिवहन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता कुटीर उद्योगों को, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बेसिकली नदियाँ हैं, नदी किनारे बसे शहर है, इनको मिलाना है। यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आरओ वगैरह में भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वल्तावा नदी है, वल्तावा नदी के आगे कौन सा शहर लगा है, प्राग। यहाँ पर आपको मैच करना है। तो सबसे पहले बहुत ही फेवरेट जो टॉपिक है ना, फेवरेट एक वर्ड है डेन्यूब। डेन्यूब आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, कई बार डेन्यूब के बारे में पूछा गया है कि डेन्यूब नदी पर कौन सा शहर है। तो जो डेन्यूब नदी के ऊपर में आपको बेलग्रेड जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ में यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वल्तावा जो है वो प्राग नदी पर है, मेंजार नारेज जो है वो मैड्रिड नदी पर है, टैगस आपको लिस्बन पे दिखाई देगा, डेन्यूब जो है वो उस नदी पर जो है बेलग्रेड शहर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये जो नदियां हैं, ये नदियां और इन नदियों के किनारे पर या उन नदियों के आसपास ये शहर हैं। तो वल्तावा नदी के पास आपको प्राग शहर मिलेगा, मंजानारेस नदी के पास मैड्रिड मिलेगा, टैगस नदी के पास लिस्बन मिलेगा और डेन्यूब नदी के पास बेलग्रेड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 47 का भी ए है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक होता है। तो सागरीय जो जलधाराएं होती हैं उसकी उत्पत्ति के लिए यहाँ पर पृथ्वी का परिभ्रमण होना चाहिए। पृथ्वी का परिभ्रमण यानी कि रोटेशन, याद रखिएगा, परिभ्रमण जो है वो अलग होता है, रोटेशन अलग होता है, ठीक है। तो रोटेशन को ही परिभ्रमण कहते हैं और घूर्णन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडलीय दाब और बर्फ का पिघलना, ये सभी कारण जो है वो सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए ज़रूरी होते हैं या एक तरीके से उसको इफेक्ट करते हैं। सागरीय जलधाराएं, जब ज्वार भाटा वगैरह उठ रहा है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का काम चल रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, बर्फ के पिघलने से ग्लेशियर का लेवल बढ़ रहा है। इसी तरीके से पृथ्वी कितने एंगल पे घूम रही है, रोटेट हो रही है, उसके हिसाब से भी ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो चारों ही ऑप्शन आपको सही हैं इसमें। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही चीज़ें महासागरीय धाराओं को इफेक्ट करती हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपर्दन में सहायक है। बहुत ही कॉमन सा, बहुत इजी सा है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मृदा अपर्दन के लिए जनरली क्या होता है, पशुचारण और स्थानांतरित कृषि, ये दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अवैज्ञानिक खनन से भी हो सकती है चीज़ें, और निर्वनीकरण यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उससे भी जो चीज़ें हैं वो खराब होती हैं। तो 1 2 3 4 सभी जो है वो सही होंगे, यानी कि सभी की वजह से क्या होता है, मृदा अपर्दन होता है। तो 49 का डी ऑप्शन सही होगा।
उसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक होता है। एल्बिडो बेसिकली होता क्या है, जब सनलाइट आती है वो कितना रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जा रही है, उसको कहते हैं एल्बिडो। तो यहाँ पर एल्बिडो सबसे ज़्यादा हिमांक मंडल यानी बर्फ़ के ऊपर में दिखाई देगा। बर्फ़ की चादर अगर फैली हुई है तो उसके ऊपर एल्बिडो सबसे ज़्यादा होगा। बहुत चिकना सरफेस होता है, सनलाइट आती है और बिल्कुल वापस चली जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको एल्बिडो बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा एल्बिडो कहाँ पर होता है, हिमांक मंडल पे, ठीक है ना, यानी कि क्रायोस्फीयर के ऊपर में। और ये बर्फ़ वाली सतह होती है, बेसिकली बर्फ़ की चादर और जितने भी बर्फ़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय महाद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे उठते हैं, जो पठार पूर्वी पाश में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं और जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। अब विंध्य एक पर्वत है, मालवा के पठार, तो पठार की जो ऊंचाई है वो हमेशा पर्वत से कम ही रहेगी ना, ऊंचाई के हिसाब से ही तो पर्वत, पहाड़ और पठार के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये। चौथा है छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिला हुआ है, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 3, 4 ये जो सही होगा ये ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित दिए हुए कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या क्या, कोई भी नदी घाटी परियोजना आती है वो किस लिए आती है, सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये सारी चीज़ें ही होती हैं। तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण और कोयला का उत्पादन। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि नदी घाटी परियोजना का कोयला से का लेना देना है भैया, कोयले के उत्पादन से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। कोयला तो बहुत लंबे समय तक जब खरपतवार जमीन के अंदर में जब दबते हैं उसके बाद जा करके कोयला बनता है ना, ठीक है ना, बहुत लंबे सालों तक। तो यहाँ पर कोयले के उत्पादन से दामोदर घाटी परियोजना का कोई उद्देश्य नहीं है। बेसिकली बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और मृदा संरक्षण को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी कि नदियों के अपर्दन की वजह से बार बार मिट्टी बहा करके लेकर आए, तो उससे पानी बहा करके लेके आए तो मिट्टी का अपर्दन नहीं हो, साथ के साथ सिंचाई की सुविधा हो, बाढ़ का नियंत्रण हो, इसलिए दामोदर घाटी परियोजना आई थी। तो 1, 2, 3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है 52 का वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टान से संबंधित है। आग्नेय चट्टान के बारे में पता होगा, 3 तरीके की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान होती है, फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें होती हैं, और यहाँ पर आग्नेय चट्टाने के बारे में पूछी जा रही है बात, और अवसादी चट्टानें भी होती है। तो आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी और प्रतिरोधी होती हैं, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता है, ठीक है, स्तरीकरण कहने का मतलब है कि लेयर्स जो होते हैं वो कम बनते हैं। इन चट्टानों को रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए, आग्नेय चट्टान कठोर होते हैं, घने होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। आग्नेय चट्टान बहुत ही गर्म चट्टानें, जैसे ही मैग्मा, बेसिकली चट्टानें बनती कैसे हैं, ज़मीन के अंदर से जब वोल्केनो इरप्शन होता है, मैग्मा पिघल करके ज़मीन के ऊपर आता है, तो जो चट्टानें बहुत तेज़ी से क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, वो आग्नेय चट्टान में बदल जाती हैं, या फिर धीरे भी अगर ठंडी हो रही हैं तो इनसे ही आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ठीक है। वो रवादार वाला कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो थोड़ा महीन दाने होंगे, और बहुत क्या है लेट से हो रहे हैं तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट अगर पूछा जाए कि आग्नेय चट्टान क्या होते हैं, तो बहुत ही तेज़ी से क्या होता है कि वो वोल्केनो इरप्शन के थ्रू निकलते हैं और फिर वो ठंडे हो के कठोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी बात है कि चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता। स्तरीकरण नहीं मिलता क्योंकि ये बिल्कुल एकदम से बाहर निकलते हैं और एकदम से ठंडे हो जाते हैं, तो लेयर्स इनमें कम बनते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर अवसादी चट्टानों की बात करेंगे, वो धीरे धीरे कट के उनका जब क्षरण होता है तब वो बनते हैं, इसलिए उनमें लेयर ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो सही हैं। तीसरा कह रहा है कि इन चट्टानों में रासायनिक अपक्षय जो है वो ज़्यादा होता है, तो रासायनिक अपक्षय जो है वो सबसे ज़्यादा कायांतरित चट्टानों में होता है। वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जब केमिकल चेंजेस होते हैं ना, तब जाकर के कायांतरित चट्टानें बनती हैं, रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, ठीक है। तो 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 आपके बी ऑप्शन में है, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कहाँ पर मिलेगा, एकांका गुआ में मिलेगा, और ये एडीज पर्वत के आसपास है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांका गुआ।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है। तो एजेंडा 24 बेसिकली 21 था क्या, एसडीजी से रिलेटेड था। अगर ये किसी को मालूम होगा तो यहाँ से आपके आंसर निकल सकते हैं कि 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना बनाई गई थी और एसडीजी के अंदर में आपको हर डायमेंशन की चीज़ें मिलेंगी और उसमें आपको पर्यावरण से रिलेटेड भी चीज़ें मिलेंगी। तो जो 2030 तक का हमने एसडीजी 17 गोल रखे हैं उसी तरीके से हमने एजेंडा 21 भी बनाया था और ये बेसिकली क्या था, विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक एक्शन प्लान था, एक कार्य योजना थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। बाकी सार्क से इसका कोई लेना देना नहीं है, यूए के मानवाधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, नाभिकीय निरस्त्रीकरण से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आपका 55 का राइट आंसर होगा सी। 56 क्या है, इस पर कथनों पर विचार करना है। बायोम में पौधे एवं जंतु दोनों शामिल होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि बायोम में जंतुओं का प्रभुत्व अधिक होता है। अभी तो बोल दिया कि बायोम में पौधे और जंतु दोनों शामिल होते हैं और दोनों से मिलकर ही पर्यावरण बनता है। ठीक है ना, तो कौन ज़्यादा है कौन कम है इसकी बात हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बायोम में पौधे और जंतु दोनों ही शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही होगा। जंतुओं का प्रभुत्व अधिक है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड नहीं है। अगला क्वेश्चन है यूपी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में अमेठी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। अभी स्मृति ईरानी लेटेस्ट ताजी यहाँ से हारी हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था उनको कि वो जीत जाएंगी बट अनफॉर्चुनेटली हार गई हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तो अमेठी की जनता जानती है। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और रखा गया है तपेश्वर नाथ धाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी तपेश्वर नाथ धाम। अमेठी का नया नाम है, अमेठी रेलवे स्टेशन का फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके साथ में हमने क्या किया है, जो हमारा पशुपालन डेयरी विभाग है उन्होंने कोल्ड चेन वैक्सीन प्रबंधन किया है। वैक्सीन जो है पशुओं से रिलेटेड उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखने के लिए लंबे समय तक, इसके लिए हमने यूएनडीपी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हैं चंद्रकांत सतीजा। चंद्रकांत सतीजा जी को, यानी कि 59 का राइट आंसर क्या होगा, ए। इनको शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या दिया गया है, वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके बनते हैं रिसेंट में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि शिक्षा में उत्कृष्ट काम के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश में अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। ये तो कहना चाहिए कि बच्चों वाला लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को मालूम है। अभी मोदी जी जा करके लक्षद्वीप में अपना जो है वैकेशन मना कर आए थे, इसकी वजह से मालदीव को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो ये वाला इंसिडेंट बहुत ज़्यादा इसको मीडिया ने भी कवर किया, तो हमने क्या किया है, सैन्य कर्मियों को मालदीव से बुला लिया है। ठीक है ना, तो मालदीव जो होगा राइट आंसर होगा 60 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही P-800 ओनिक्स मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है। तो ये जो है रशिया के द्वारा P-800 ओनिक्स मिसाइल बनाया गया है, याद रखिएगा। 61 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। करंट का न्यूज़ है ये बेसिकली। हाल ही में खबरों में रहा उत्कल दिवस 2024 किस राज्य। उत्कल जो है वो ओडिशा से रिलेटेड है। ओडिशा का जो नाम है वो उत्कल था किसी ज़माने में, और संस्कृत में भी शायद इसका मतलब यही होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है उत्कल दिवस। तो ओडिशा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आविष्कार और आविष्कारक, तो कौन सा सही है ये बताना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सही कौन सा है, एक्सरे मशीन विलहेल्म रोएंटजन, रेडियो सोल्स, डायनेमो गुटेनबर्ग, भाप के इंजन रॉबर्ट्स वॉटसन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही बताना है, तो सही है आपका एक्सरे। बचपन से ही सब पढ़ते रहते हैं एक्सरे, गामा रे, बीटा रेज, इसके बारे में। तो एक्सरे जो है उन विलहेल्म रोएंटजन ने बनाया है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है 64 का, ये मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है। क्यों तैरता है भाई, क्योंकि उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। जिन भी चीज़ों का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वो ऊपर तैरती हैं, जिन चीज़ों का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है वो नीचे डूब जाती हैं। जैसे कि लोहे की कील, अगर उनका घनत्व, लोहे की कील जो होती है, लोहे का जो घनत्व पानी से ज़्यादा है इसलिए वो डूब जाता है। लकड़ी का घनत्व डेंसिटी पानी से कम है इसलिए वो ऊपर तैरता रहता है। तो सेम, अगर मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैर रहा है मतलब कि मिट्टी के तेल की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो पानी से कम है। तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 को कब मंजूरी प्रदान की गई। तो ये डेट जो है फैक्चुअल क्वेश्चन अब यूपीपीसीएस पूछने लगा है, 30 मई 2017 को। ठीक है, When was Uttar Pradesh Mining Policy 2017 approved by the Uttar Pradesh government? तो May 30, 2017, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? तो नाभिकीय विखंडन जब होता है, जब एक परमाणु के ऊपर में हम बम्बार्टमेंट करते हैं और वो कई टुकड़ों में बदल जाता है, उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में किन चीज़ों का यूज़ होता है? तो बेसिकली जो बोरॉन है उसका यूज़ किया जाता है। तो 66 का क्या होगा? राइट आंसर होगा ए, बोरॉन। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो प्रायद्वीपीय पठार, सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चलती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय जो हमारा इंडिया है, प्रायद्वीपीय पूरा भारत है, तो बोला जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि इधर से जब हम इधर जा रहे हैं तो इनकी जो ऊंचाई है वो कम होती जा रही है। दूसरा बात बोला जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप ये वाला एरिया देखेंगे ना यहाँ पर, तो आपको काली मिट्टी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 67 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है। विस्फोट और दहन के बीच में क्या अंतर है भाई? विस्फोट क्या होता है, दहन क्या होता है? कोई चीज़ अचानक से फूटी, विस्फोट। दहन धीरे धीरे करके जल रही है, बट हम थोड़ा स्टैंडर्ड वे में देख लेते हैं। विस्फोट के मामले में क्या होता है? यहाँ पर दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, जबकि विस्फोट भौतिक है। ठीक। दूसरा बोल रहा है दहन केवल वायु में घटित होता है, जबकि विस्फोट बगैर वायु के भी घटित हो सकता है। तीसरा कह रहा है विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। ये सही है। जो मैंने अभी बात की कि विस्फोट कब होता है, एकदम से वो बम्बार्टमेंट होती है ना, उसको कहते हैं। दहन जो होता है वो धीरे धीरे जलना शुरू होता है। तो यहाँ पर जब प्रेशर किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा आप देंगे ना, चाहे वो अपनी डे टू डे लाइफ में भी हो, अगर आप किसी इंसान के ऊपर बहुत प्रेशराइज करते जा रहे हैं ना, वो एक बार फटेगा और वो बहुत बुरा फटेगा। बिल्कुल वही वाली चीज़ होती है कि विस्फोट में क्या होता है, दाब तेजी से बढ़ जाता है और दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें पूछा गया था कि क्या अंतर है, तो यही बेसिक अंतर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सी ऑप्शन जो है वो सही होगा 68 का। अगला क्वेश्चन है, जिन जो वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है होलेंड्रिक जिन। होलेंड्रिक जिन जो होते हैं वो बेसिकली वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही पाए जाते हैं। एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल जो होते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये होलेंड्रिक जो है जिन, ये वाई गुणसूत्र में मिलता है और जनरली ये पिता से बेटे में ट्रांसफर होता है, क्योंकि केवल और केवल वाई गुणसूत्र के ऊपर ही ये जिन जो है वो पाए जाते हैं। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा? बी, होलेंड्रिक जिन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में क्या बोल रहा है? रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्लड के बारे में। पहला, रक्त एक संयोजी ऊतक है। बिल्कुल बचपन में जब भी आप साइंस की बुक खोलते हैं, ब्लड पढ़ने के लिए जाते हैं, टॉपिक सबसे पहले यही लाइन आती है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है कि लाल रुधिर कोशिकाएं और वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। यहाँ पर जब प्लाज्मा जब बनता है, जब आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जब अलग अलग होने लगते हैं ना, तब जाकर के प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला है, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन की उपस्थिति होती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए 1 और 3 इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा सही है पूछा है, तो 1 और 3 आपको बी में दिख रहा है, इसलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों के द्वारा भारत के पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में किस शहर की स्थापना की गई है? त्रिसेवा कहने का मतलब है तीनों ही, आर्मी, नेवी और प्लस जो आपका एयरफोर्स है, उन सब के लिए सामान्य रक्षा स्टेशन। तो किस शहर की स्थापना की गई है? तो ये बनाया गया है मुंबई। मुंबई में जो है तीनों सेनाओं के लिए ये पूरा सेटअप किया गया है, इसलिए 71 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही इंटरैक्ट परियोजना किस संगठन के द्वारा वित्त पोषित है? तो ये जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये परियोजना चलाई गई है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इंटरैक्ट परियोजना, यूरोपियन यूनियन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? ठीक है, तो 2023-24 में सबसे इफेक्टिव कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला बंदरगाह बन के कौन उभरा है? तो ये निकला है पारादीप। ठीक है, पारादीप आपको पता होगा कहाँ पर है, उड़ीसा वाला जो एरिया, यहाँ पर APJ कलाम जो द्वीप है वो भी नाम बदला गया है जिसका। तो पारादीप में ही जो है सबसे अच्छा बंदरगाह वो निकल करके आया है और शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में 2023-24 में उड़ीसा का जो पारादीप वाला जो एरिया है वो निकल करके आया। तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे बोला जा रहा है, हाल ही में किस संस्था ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी कि डिजिटा की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ये आपसे, रिसेंट का है।
आरबीआई ने क्या किया है, डिजिटा बनाया है, ठीक है। और ये डिजिटा किसके लिए बनाया है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो ध्यान रखिएगा 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही एक वाहन एक फास्टैग पहल किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है। तो वाहन से रिलेटेड है और ये किसके द्वारा शुरू की गई है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई। जाहिर सी बात है, रोड वगैरह से रिलेटेड हो, वाहन से रिलेटेड हो, फास्टैग हो, तो कौन चालू करेगा, एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं। ज्वार नदमुख, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्चुरीज। तो एस्चुरीज बेसिकली आपको मालूम ही होगा क्या होते हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर एस्चुरी जो होता है वहाँ पर जहाँ पर नदियाँ जा करके तीव्र तरीके से गिर जाती हैं, इसलिए आपको डेल्टा जो है वो वेस्ट बंगाल वाले जो बंगाल की खाड़ी है उधर दिखाई देगा, और एस्चुरी आपको जनरली जो अरेबियन सी के साइड में दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्वार नदमुख होते हैं ना, जिन मुहानों के बाद से नदी सीधे जाकर के समंदर में मिल जाती है, तो इन एस्चुरीज के पास में आपको पूछा जा रहा है कि भारत में ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन डायमंड हार्बर और पेन्नार मुहाना, ये जो हैं आपको क्या दिखाई देंगे, बेसिकली ज्वार नदमुख। बाकी ये जो भीतर करने का है, ये तो उड़ीसा के साइड में आपको इधर दिखाई देगा, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल के साइड में है, और उधर जनरली आपको डेल्टा दिखाई देंगे। तो ज्वार नदमुखी यानी कि एस्चुरीज आपको बेसिकली डायमंड हार्बर और पेन्नार यानी कि ऑप्शन ए और 2 जो है वो सही है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरियल एक्शन। तो यानी कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से कौन जो है वो अपघटित यानी कि डिकम्पोज नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि वनस्पति अवशेष डिकम्पोज होते हैं, मृत शरीर डिकम्पोज होते हैं, फूल जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, प्लास्टिक जो है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ये इसका प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है। तो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप फॉरेस्ट से रिलेटेड है, और इसका प्रबंधन कौन कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो ये काम कर रहा है। तो फॉरेस्ट के सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप बनाने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 79, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 314 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। इसके बारे में बताना है कि किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो ये जो है 1955 में बीजी खेर जी थे, इनकी अध्यक्षता में पहला जो है राजकीय भाषा आयोग बनाया गया था, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत, 314 यानी कि अनुच्छेद 314 के तहत। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि काल क्रमानुसार आपको जमाना है, पहले कौन थे जिनकी नियुक्ति हुई, फिर बाद में कौन, उनके बाद कौन, इस तरीके से। तो यहाँ पर सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है आपके जयंती पटनायक को अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद में लेटर ऑन आपको पूर्णिमा आडवाणी जी दिखाई देंगी, उसके बाद में आपको कौन दिखाई देगी, उसके बाद आपको दिखेंगे गिरिजा व्यास और फिर ममता शर्मा। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए 1, 4, 3 और 2 का, ठीक है। तो 1, 4, 3, 2 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 1, 4, 3, 2 आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जनरली ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे नहीं ही करते हैं, और ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बाउंसर होते हैं। मतलब कौन जा कर के महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा करेगा रिसर्च, रैंडम जो रिसेंट करंट में होते हैं उनके बारे में तो पता ही होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रावधान के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है। इस स्थिति में संसद को उस विषय पर कानून बनाने के अधिकार मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी मतलब बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 249 के तहत जब राज्यसभा चाहती है कि राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर पार्लियामेंट को यानी कि संसद को जो है वो कानून बनाना चाहिए, तो क्या होता है कि यहाँ पर राज्यसभा अपना 2/3 बहुमत दे देती है, और फिर संसद क्या करती है, उस सूची के उस विषय में, राज्य सूची के विषय में स्पेशली, चूँकि राज्य सूची में ऐसे कानून होते हैं जिनके ऊपर में स्टेट की गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, लेकिन राज्यों से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जिसमें लगता है राज्यसभा को कि इस पर पूरे संसद को यानी कि लोकसभा राज्यसभा को मिलकर के कानून बनाना चाहिए, तो आर्टिकल 249 के तहत जो ये अधिकार संसद को दे दिया जाता है, और संसद फिर राज्य सूची के उस विषय के ऊपर में कानून बनाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 249 यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो आने वाला साल यानी कि
2025 अगर इस साल का पूछा जाए तो इसको हमने कौन सा वर्ष घोषित किया है? ऊँट को हमने पूरा क्या किया है, इस पूरे साल को कहना चाहिए कि डेडिकेट कर दिया है। ठीक है, पिछला जो साल था वो G20 से रिलेटेड था, वहाँ पर हमने मिलेट्स की बात की थी। अभी आने वाला जो साल है उसमें संयुक्त राष्ट्र ने उसको क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का साल बोला है। ठीक है, तो 2025 याद रखिएगा। 82 का राइट आंसर क्या होगा? 25। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो यहाँ पर बात की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा कि संविधान सभा के बारे में उन्होंने बताया था कि भाई इतना इंपॉर्टेंस वो रखती है। वो अलग बात है कि वो खुद उसके मेंबर नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने संविधान के बारे में ये बात बोली थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन हवाई अड्डा डीजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बना है? तो ये एकदम करंट में होगा तो पूछा जा सकता है, और कुछ ऐसा हो जो कि बेसिकली अनएक्सपेक्टेड सा था। तो अभी गोवा में जो है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मोपा, इसने क्या किया है, इसने अभी हवाई अड्डा डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की है, और ऐसा करने वाला ये 14वां हवाई अड्डा हो गया है भारत का। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उस कवि का नाम बताइए जिसने हाल ही में काव्य कृति रौद्र सात्विक के लिए सरस्वती सम्मान 2023 पुरस्कार जीता हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, इनसे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं। तो ये हो जाएंगे प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा जी को अभी सरस्वती सम्मान दिया गया है 2023 का रौद्र सात्विक के लिए। ये इनकी काव्य कृति है, बेसिकली पोयम है, इसके लिए दिया गया। तो रचना का भी नाम, रचनाकर्ता का नाम, कौन सा सम्मान मिला है, ये तीनों चीज़ें याद करना ज़रूरी है। रौद्र सात्विक रचना का नाम है, सरस्वती सम्मान मिला है, किसे मिला है? प्रभा वर्मा को। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फास्फेट खनिज पाया जाता है? तो ये जिला है चित्रकूट। चित्रकूट राम जी से बहुत ज़्यादा ही रिलेट करता है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चित्रकूट। रॉक फास्फेट जो खनिज है वो वहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है? ये जो नया एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे आता है रिसेंट में, या फिर एग्जाम के पहले अगर चीज़ें हुई होती हैं, बदलाव हुआ होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी रिसेंट में 14 जो फसलें हैं 2024 में, जिनको खरीफ जो है, 2 बारी ये जो MSP बढ़ाई जाती है, एक तो रबी की फसलों पर, एक खरीफ की फसलों पर। तो खरीफ की फसलों के ऊपर में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। लगभग खरीफ की 14 फसलें हैं, यानी कि 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेन पिंटर पुरस्कार किसे चुना गया है देने के लिए? तो ये है नन अदर देन अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है 2024 का। ये इसलिए भी चर्चा में है कभी, क्योंकि हाल ही में इनके ऊपर में जम्मू कश्मीर में इन्होंने जाकर के कोई अपने भाषण दिया था, और उसमें इसकी वजह से इनके ऊपर में UAPA लागू हुआ है। ठीक है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है अरुंधति रॉय को लेकर के। तो 88 का राइट आंसर होगा बी, क्योंकि इनको पेन पिंटर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 88 क्वेश्चन हुआ। 89 है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगस कोई जो है वो यहाँ पर बेसिकली अभिलेख हैं ये। तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में, एक जगह का नाम है, और यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों के बारे में बात की गई है, इसलिए बोगस कोई जो है वो पुराने समय से क्या है? प्रसिद्ध है। एशिया माइनर वाला जो एरिया है वो बोला जाता है। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैदिक देवी देवताओं के बारे में उसमें उल्लेख है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन और कारण सही है और स्पष्टीकरण है या नहीं, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। दूसरा ये कह रहा है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। बिल्कुल, तुर्की आक्रमण जो हुए, बाबर वगैरह और उसके वंशज, ये सारे लोग मुग़ल जो बोले जाते हैं वो इसीलिए आ पाए क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं और एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? तो अकबर ने सम्मानित किया था हरि विजय सूरी जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 91 का ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रखिएगा, जैनाचार्य जो हैं अकबर, जैन धर्म से रिलेटेड हैं, अकबर के शासनकाल में थे और हरि विजय सूरी को ही अकबर ने क्या किया था, सम्मानित भी किया था, और शायद यही वो व्यक्ति थे जिनको उन्होंने कुछ ज़मीनें भी दी थी। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई थिंक सो।
अगला जो क्वेश्चन है 92, 2024 की टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किन भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो 2024 की टाइम्स मैगजीन जो है ग्लोबल 100, उसमें सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत की जो है सभी कंपनियों को, रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट, तीनों को ही शामिल किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कि वैक्सीन बनाई थी, जिसके ऊपर बहुत मामला भी अभी चला था, टाटा ग्रुप तो है ही, और रिलायंस का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनना है आपको। तो घटनाओं का कालक्रम, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का और बहुत फेवरेट भी है मुझे लगता है आयोग का, हमेशा इसके लिए क्वेश्चन बनता ही है। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिर फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो ये जो है आपका सही आंसर और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले फिरोज शाह मेहता जी की जो है वो डेथ हो गई थी, उसके बाद में जो है पूरा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के आसपास में हुआ था, फिर साइमन कमीशन 1928 वगैरह के आसपास में आ गई थी, और फिर लास्ट में 30 के अराउंड में गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो ये जो है सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 4213। तो 4213 आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, ये देख लेते हैं। 4213 है ऑप्शन नंबर ए में। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूचियों का मिलान करना है, इधर सूची 1 है, दूसरा सूची 2। कौन से जो है गवर्नर जनरल के समय में, वायसराय गवर्नर जनरल के समय में कौन सी प्रथा का अंत किया गया था या कौन से काम हुए थे। तो सबसे पहले कहने वाली कोई बात ही नहीं है, करजन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा जो हिस्ट्री पढ़ता है। दूसरी बात यह है कि बात की जा रही है सती प्रथा, तो सती प्रथा जो है वो विलियम बेंटिंग ने रोकी थी, तो बी का 1 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। आप ढूंढिए यहाँ पर बी का 1 और डी का 3 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बी का 1 और डी का 3 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 94 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, तो लॉर्ड रिपन ने आपकी स्वायत्त शासन व्यवस्था जो बोला जाता है उसके बारे में बहुत अच्छे काम किए थे, और डलहौजी ने ही तो व्यवगत का सिद्धांत दिया था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 94 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच जो है इसके ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत किस रैंक पर आया है। तो 129 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जेंडर अनइक्वालिटी है। और ये इनइक्वालिटी क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे महिलाओं और पुरुष को हर फील्ड में बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं के साथ, तो ये चीज़ें बहुत है। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 129 पोजीशन पे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि WEF जारी करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी अक्टूबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लॉन्च करने के लिए तैयार की गई है। तो ये है गुड इनफ एनर्जी, याद रखिएगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में चीज़ें हो रही हैं, फर्स्ट टाइम हो रही हैं, और वो भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गुड इनफ एनर्जी कंपनी है जो ऐसा काम कर रही है। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में पोलैंड में आर्नेल पोलिस ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है। तो किसने जीता है, अनुपमा उपाध्याय ने। अनुपमा उपाध्याय ने अभी पोलैंड में जाकर के आर्नेल पोलिस ओपन 2024 जीता है। तो ध्यान में रखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं अनुपमा जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है पोलैंड में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की 5 विकास संस्थाएं नहीं है। तो विश्व बैंक की 5 विकास संस्थाओं में कौन नहीं आता है। तो पहले तो देखिए, क्षमता विकास संस्थान ये नहीं आता, बाकी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी है, वित्त निगम भी है। ए ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, इसलिए 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पंजाब में है, याद रखिएगा। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भूस्थितिक कक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूस्थितिक कक्षा, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। भूस्थितिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे दूरी जो है वो बढ़ती जाती है स्पेस में किलोमीटर के हिसाब से, उसके हिसाब से ये एरिया डिवाइड होते हैं। तो भूस्थितिक कक्षा के बारे में सबसे पूछा जा रहा है, तो पहला है, यह लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा बोला जा रहा है, इस कक्षा में दूरसंचार उपग्रहों के द्वारा क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा है, इस कक्षा में उपग्रहों की गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो है वो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है डेफिनेटली। जियो सिंक्रोनस, साथ के साथ में जियो स्टेशनरी, साथ के साथ में इसका उपयोग दूरसंचार जो उपग्रह होते हैं ना, टेलीकॉम से रिलेटेड, उनके लिए इसका किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा, ये 100 का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया अम्लराज मिश्रण बहुत ज़्यादा ही पढ़ा होगा आपने तो बचपन में केमिस्ट्री में। एक्वारेजिया जो है वो किससे मिलकर के बना होता है? तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 और 3 का जो अनुपात होता है 1:3 या फिर 3:1 इस तरीके से। तो एक्वारेजिया अम्लराज जो है, अम्लराज जो बोला जाता है ये, और नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मिश्रण होता है। तो 101 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है, ये आपको बताना है और कौन इसमें से सही है इसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है गामा किरणों का यूज कृत्रिम रेडियोधर्मिता के लिए होता है, सही बात है। एक्सरे का यूज़ आपको चिकित्सा और औद्योगिक में आप देखते ही होंगे, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे कि एक्सरे कराने जाना है भाई, तो चिकित्सा से संबंधित है। दूसरा है परावैंगनिक किरण प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए होता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। साथ के साथ अवरक्त विकिरणें जो होती हैं वो रोगियों की सिकाई करने के लिए, इंफ्रारेड और यह सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो क्या होती हैं, रोगियों की सिकाई के लिए यूज़ होती है। तो चारों ही ऑप्शन सही सुमेलित हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 5G और 6G दोनों डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक लंबी दूरी के वायरलेस स्पेक्ट्रम पर निर्भर हैं, ठीक है। अगला उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 4G नेटवर्क में 5G और 6G की तुलना में विलंबता दर कम है। अगर इसमें विलंबता दर कम होती तो 5G और 6G हम लेकर ही क्यों आते? विलंबता यानी कि लो लेटेंसी, यानी कि देरी कम, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड। तो 4G से ज़्यादा स्पीड तो 5G और 6G की है, तभी तो हम उसको लेके आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? केवल एक जो है वो सही आंसर होगा, इसलिए 103 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सी पहाड़ी कौन से राज्य में है, ठीक है। तो पालकोंडा पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, राइट। जवादी पहाड़ी महाराष्ट्र लिखा है, गलत हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है वो जवादी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। कैमूर की पहाड़ियाँ MP में है और राजगीर तो बिहार में है ही। जवादी की पहाड़ियाँ जो है वो महाराष्ट्र में नहीं, तमिलनाडु में, इसलिए 104 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बी जो होगा वो 104 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आसपास आपको कोरल रीफ ज़्यादा दिखाई देंगे, छोटा सा आपको द्वीप जैसा दिखाई देगा, चारों तरफ पानी ही पानी है, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कितना शांत होगा ये ना, सोचने की बात है। तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल जो है वो अटाकामा डेजर्ट जो है वो बहुत शुष्क है, बार बार ये ऑप्शन आपको दिखा होगा कई सारे एग्जाम्स में। तो 106 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा डेजर्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे बड़ी दूसरी लंबी नदी अमेजन है। यहाँ पर पूछा जाए पहली नदी कौन सी है सबसे बड़ी, तो नील जो है वो पहली विश्व की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है वो नील है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अमेजन का नाम आता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था क्या? दूसरी। तो 107 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ हैं? तो सबसे पुरानी चट्टानें धारवाड़ की जो चट्टानें हैं ना वो हैं, आर्कियन, धारवाड़, कैम्ब्रियन, इस तरीके से आपका क्रम होगा। तो सबसे ज़्यादा पुरानी आपको चट्टानें इस ऑप्शन के हिसाब से कर्नाटक में धारवाड़ चट्टानें दिखेंगी। 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है भारतीय जनजातियाँ, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में है, ठीक है। ये सही से नहीं लिखा, राज्य होगा यहाँ पर बेसिकली। तो कौन सी ट्राइब्स कौन से राज्य में पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बी एंगलोंग सबसे पहले, तो फिर है बैगा, भूटिया और रंगपा। तो आपको पता होना चाहिए बैगा जनजाति जो है वो आपको MP छत्तीसगढ़ वाले एरिया में दिखाई देगी, ठीक है। तो ए का तो सीधे सीधे 4 हो जाएगा। कार्बी एंगलोंग, अगर आपने पहाड़ियों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम में कार्बी एंगलोंग आपको पहाड़ी वगैरह भी दिखाई देंगी, तो कार्बी जनजाति असम में मिलेगी। और फिर भूटिया जनजाति आपको उत्तराखंड में दिखाई देगी, साथ के साथ में रंगपा जो है वो आपको सिक्किम में मिलेगा। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए सी ऑप्शन, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों में नगरीकरण का स्तर एक दीर्घ एस वक्र का अनुसरण करता है। भारत में नगरीकरण का स्तर एक करीब करीब सीधी रेखा का अनुसरण करता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि विकसित जो देश होते हैं ना उसमें नगरीकरण कैसा होता है? ऐसा आकार का होता है, ठीक है। साथ के साथ में दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में नगरीकरण का स्तर जो है वो सीधी रेखा में है। ऐसा आकार कहने का क्या मतलब है? ऐसा आकार कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत एक टिपिकल पैटर्न फॉलो होता है नगरीकरण
नगरीकरण का, अर्बनाइजेशन का। कैसे? पहले तो ये बढ़ रहा है, उसके बाद में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, नगरीकरण का सीधा सीधा विस्तार आपको दिख रहा है, मतलब एक सीधी रेखा में चल रही हैं सारी चीज़ें। तो दोनों ही यहाँ पर बोला गया है, ऐसा बोला गया है इस स्टेटमेंट में, बट जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। ये तो सही है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो नगरीकरण होता है वो बहुत ही तीव्र आपको एस आकार का दिखाई देगा, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इस तरीके से टिपिकल पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन भारत में नगरीकरण का जो स्तर है एक सीधी रेखा में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही लीनियर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये नहीं बोला जा सकता कि सीधी रेखा आ गई है, इसलिए जो है कारण जो है वो गलत हो जाएगा, बट जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए सही है बट आर गलत है, इसलिए 110 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ में संपन्न यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जिले को सर्वाधिक निवेश मिला है? तो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड एरिया में झांसी को है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से रिलेटेड है, यूपी के एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। झांसी को बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है, तो 111 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आयोग कार्यक्रम को कालक्रम के अनुसार आपको क्या करना है? एक तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, तो कौन से आयोग जो हैं वो कब बने हैं इसके हिसाब से। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिखेगा आय समिति सबसे पहले बनी थी, यानी कि 5 आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना, प्रथम वित्त आयोग, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास परिषद एनसीडी जो है वो बहुत बाद में बने हैं, उसके पहले ही वित्त आयोग का गठन हो गया होगा डेफिनेटली। अभी अगर हम 16th फाइनेंस कमीशन की तरफ चल रहे हैं तो 5-5 साल बैक करके आप पीछे चले जाइए, तो इस तरीके से पहला वित्त आयोग, उसके बाद में आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में दिखाई देगा। तो सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 5, देन पंचवर्षीय योजना आई होगी आपकी। जैसे ही पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1951 के अराउंड में आपके जब इलेक्शन हुए उसके बाद से जो है 51-52 में आपकी पंचवर्षीय योजनाएं भी शुरू हो गई थी, और उसके बाद आपने वित्त आयोग का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा आपका राष्ट्रीय आय समिति, फिर आपका पंचवर्षीय योजना, फिर आएगा वित्त आयोग का गठन, उसके बाद आपका आएगा क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हाँ, उसके बाद आएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, और फिर आएगा आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि 5, 4, 3, 1 एंड 2 आपका होना चाहिए सही सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो 5, 4, 3, 1, 2, यानी कि पहले आय समिति, देन आपका पंचवर्षीय योजना, फिर आपका वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास, फिर आपका सामुदायिक विकास। तो 1, 1, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है, किन आधारों पर हटाया जाएगा? अगर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत पारित हो जाए और उसके साथ में प्रस्ताव किया जाए तो वो सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर क्या हो सकते हैं? हट सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, और कब? जब संसद के दोनों सदन जो है वो विशेष बहुमत जो है 2/3 जो मेजोरिटी उपस्थित और मत देने वालों की, उससे जब उसको पारित कर दिया जाता है तब जाकर के क्या हो जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से हट जाता है। तो 113 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रोजगार देने में सर्वाधिक योगदान असंगठित क्षेत्रों का है, 90% आबादी तो आपको यहीं पर दिखेगी। अगला है, असंगठित क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या बिक्री में संलग्नित व्यक्तियों के स्वामित्व वाला उद्यम है और जिसमें स्वरोजगार भी है। भारत में रोजगार की हिस्सेदारी 90% है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए आपका 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली क्या होती है? सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम, यानी कि केंद्र के द्वारा उसको पूरा बनाया जा रहा है। ठीक, तो बात की जा रही है केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली के अंतर्गत साधनों का आवंटन सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर होता है, यानी कि सामाजिक प्राथमिकता कहने का क्या मतलब है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बांट रही है तो वो समाज का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके उस आधार पर चीज़ों को बांटेगी। जिस सेक्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहले उसको दिया जाएगा, बाद में दूसरों को दिया जाएगा, तो सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर इसका बंटवारा होगा। सही है। इस प्रणाली के अंतर्गत साधनों का आवंटन लाभ से प्रेरित होता है। अभी हमने बात की कि यहाँ पर सामाजिक चीज़ें प्राथमिकताओं के आधार पर, यानी कि जो बहुत गरीब है जिसको बहुत ज़रूरत है उसको दिया जा रहा है, तो फिर लाभ वाला मैटर कहाँ पे आ जाएगा? नहीं आएगा, ये आवंटन लाभ के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। पूछा है क्या? सही, तो केवल एक जो है वो सही होगा, इसलिए जो है 115 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। कहने की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का संचालन और नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथ में होता है। पूंजीवाद का सिस्टम ही है, कैपिटलिज्म कहने का ही मतलब है कि मार्केट के थ्रू रन होती हैं चीज़ें। वहीं पर हम जब बात करते हैं समाजवाद की या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वहाँ पर कुछ काम गवर्नमेंट देखती है, कुछ काम जो है मार्केट पर छोड़ा जाता है। और जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट होते हैं वो बिल्कुल मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, मार्केट ही चीज़ों को रन करती है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवादी जो चीज़ आती है ना, उसमें निजी जो कंपनियाँ होती हैं उनका सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे को सही व्याख्या भी कर रही हैं, इसलिए 116 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 117 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलाना है कौन सा अधिनियम कौन से वर्ष में बना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले नरेगा अधिनियम। नरेगा कब आया होगा आपका? सोचिए, नरेगा कब आया होगा? नरेगा आया है 2005 में। उसके बाद वन अधिकार अधिनियम 2002, शिक्षा का अधिकार 2009, पीएमएलए जो है पीएमएलए जो एक्ट है वो आपका आया होगा 2002 में। वन अधिकार अधिनियम जो नरेगा है वो 2005 में आया है, और आपका शिक्षा का अधिकार जो आया है 2009 में, यानी कि सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा पीएमएलए एक्ट। ठीक है, साथ के साथ में वन अधिकार अधिनियम 2006। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए का 3 होना चाहिए और बी का होना चाहिए आपका क्या? बी का होना चाहिए 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपका 117 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक संपत्ति या सुरक्षा से संबंधित जोखिम कम करने के लिए एक निवेश है? यानी कि जोखिम कम करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे सो दैट क्या होगा, हमारा जो संपत्ति या सुरक्षा से रिलेटेड जो है जोखिम वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हेजिंग। हेजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी संपत्ति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिसमें रिस्क कम है, इस तरीके से हम निवेश कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें देख लीजिए, सट्टेबाजी में बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, एक तरीके से अनसर्टेनिटी होती है, पैसा डूबने का खर्चा। अटकलबाजी तो पता नहीं, स्पेकुलेशन है। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है कि हो सकता है, संभावना है, भी नहीं भी है, अटकलें हैं बहुत सारी। साथ के साथ में आर्बिट्रेज, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जोखिम कहीं ना कहीं क्रिएट करती हैं। अगर जोखिम से बचना है तो हेजिंग जैसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। तो ऑप्शन 118 का क्या हो जाएगा? ए जो है वो राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग अवधारणा अस्तित्व में आई थी? तो यहाँ पर RH खान समिति बनी थी, जो कि यूनिवर्सल बैंकिंग से रिलेटेड बात करती है। तो यहाँ पर आपका 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कन्या सुमंगला के बारे में बात की जा रही है, कौन सा कथन गलत है? बालिका के जन्म के समय 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जन्म के बाद 1 साल के बाद टीकाकरण होने पर 3000 रुपये, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000, कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ाई के लिए 18000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर कन्या सुमंगला जो है बेसिकली फंडिंग से रिलेटेड है, शिक्षा के लिए अलग अलग लेवल पे दिया जाता है। टीकाकरण वगैरह वाली चीज़ें नहीं है कि टीकाकरण के लिए वहाँ पे 3000 दिए जाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। क्वेश्चन में आपको असत्य ही पूछा गया है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, इसलिए 120 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 2024 में प्रबोवो सुबियांतो जो हादी कुसुमो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? जिनका नाम इतना टफ हो, लेकिन ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं कौन? प्रबोवो सुबियांतो जो हादी कुसुमो। ठीक है, याद रखिएगा, नाम यूनिक है, इतना बड़ा है, ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ठीक है ना, शॉर्ट। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI के द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि बैंक को, यानी कि बैंक, सरकारी कंपनियां, NBFC जो RBI के ग्राहक है, कस्टमर है, उनको ऋण दिया जाता है। किसके लिए? दीर्घावधि के लिए। कीवर्ड्स को पकड़िएगा। दूसरी बात बोली जा रही है, रेपो रेट वह रेट है जिस पर RBI के द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बैंक रेट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट के ऊपर में RBI बैंकों को लोन देता है। रिवर्स रेपो क्या हो जाता है? जिस रेट पर RBI बैंकों से पैसा अपने पास लेता है। ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सही ही पूछा गया था, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा 122 का। अगला क्वेश्चन है, QS
यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 के अनुसार 2025 की रैंकिंग किस शहर ने भारत में नंबर 1 रैंक हासिल की है? तो यहाँ पर भारत का दिल्ली जो है वो उसने क्या रैंक हासिल की है? यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ की जो रैंकिंग आई है उसमें टॉप 1 पर है। ठीक है, भारत का जो नंबर 1 है वो दिल्ली है। और एजुकेशन के मामले में दिल्ली के ही आपको कॉलेजेस टॉप पर दिखाई देंगे। अलग अलग सेक्टर में अगर रिपोर्ट अलग अलग से आती है, ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको कहीं पर IIT बेंगलोर है, वहाँ का साइंस जो विज्ञान वाला इंस्टीट्यूट है वो दिखाई देगा। कहीं पर IIM जो अहमदाबाद है वो टॉप करता है, लेकिन मोर और लेस आपको दिल्ली ही टॉप पर दिखेगी एजुकेशन के मामले में। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है एक तरफ तो कि कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे कि सेबी वगैरह हो गया, लघु उद्योग, और वो कब बनी है। ठीक, तो इसके बारे में बात की जाए अगर, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एग्जिम बैंक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसके आगे लिखा 1986 और पहले हो गया था। बाकी जो है लघु उद्योग जो है उसका फॉर्मेशन 1990 में हुआ है, सेबी का फॉर्मेशन 1988 में हुआ है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड जो है 1982 में बना है। ठीक है, एग्जिम बैंक भी 1982 के आसपास ही बना है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी यही पूछा गया था आपसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है, इसके बारे में पहला क्वेश्चन है, इसको वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यवसायी उद्योगों या MSME के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरी बात है कि सिबिल डेटा से पता चलता है कि जो ये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है यानी कि ECLGS है, उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित संपत्ति दरें कम थी, इसमें यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। गैर निष्पादित कहने का मतलब है कि जो NPA होने वाली एसेट्स होती हैं उनमें कम होता है। ये चीज़ें सिबिल डेटा से ये सारी चीज़ों का पता चलता है। और ये जो है पूरा सिस्टम जो है ECLGS का इसीलिए लाया गया था कि जो MSME वगैरह हैं या व्यावसायिक जो उद्यम हैं उनको किस तरीके से वित्तीय संकट से उबारा जाए। तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। 125 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि SMNP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम बेसिकली क्या है? ये जो पारंपरिक मीटर होते हैं ना उसको स्मार्ट मीटर में बदलने की एक योजना है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 25 करोड़ पारंपरिक मोटर को स्मार्ट मीटर में बदलना है, ये पूरी योजना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए SS तारापुर समिति का स्थापना की है? तो SS तारापुर जो समिति है वो पूंजी खाते और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है। इसके लिए रोड मैप बनाया गया था, लेकिन अभी भी पूंजी खाते में जो है वो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से रिलेटेड चीज़ें, इसके बारे में तारापुर जो समिति है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 127 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो विशिष्ट पहचान आइडेंटिटी से रिलेटेड है, इसके लिए कौन सा मंत्रालय काम करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड यानी कि विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से रिलेटेड, जो कि आधार कार्ड वगैरह भी आपका जारी करता है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो 128 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है उसकी कानूनी स्थिति क्या है? तो ये एक तरीके का सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय यानी कि जिसको एक्ट पास करके पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो ये एक सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखिएगा 129 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 130 ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार विश्व की सर्वाधिक अमीर महिला कौन है? तो विश्व की सबसे अमीर महिला जो है वो कौन है? फ्रांसुआ बेटनकाज मायर्स। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग विश्व की सबसे अमीर महिला है। तो 130 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 मेलकम आदि देशिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेलकम पुरस्कार सुरिंदर S जोधका जी को दिया गया है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मत्स्य किसान समृद्धि योजना के अगले 4 वर्षों में कितनी धनराशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली अब UPPCS पूछने लगी है, और यहाँ पर यूनियन बजट और यूपी का बजट दोनों चीज़ों को ही देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है मत्स्य किसान समृद्धि योजना के बारे में। तो लगभग 6000 करोड़ योजना जो है, मत्स्य योजना 6000 करके भी इसको नाम दिया गया है, तो इससे भी आप जारी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो 6000 करोड़ जो है मत्स्य योजना के लिए दिया जा रहा है। 132 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
हाल ही में विश्व बैंक समूह यानी कि WBG के इकोनॉमिक एडवाइज़र पैनल के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राकेश मोहन जी को। राकेश मोहन जी अभी विश्व बैंक समूह के क्या हैं? एडवाइजरी पैनल में सदस्य चुने गए। तो 133 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारत में भुगतान बैंकों के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो कौन सी सिस्टम सुविधा नहीं देते हैं? तो पेमेंट बैंक जो होती हैं वो आपको ATM कार्ड देती हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की सुविधा देती हैं। क्रेडिट कार्ड जो है वो पेमेंट बैंक आपको जारी नहीं करते, वो वाणिज्यिक जो बैंक होती हैं, शेड्यूल्ड बैंक जो होती हैं वो जारी करते हैं। तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति और बेरोजगारी उच्च स्तर पर होते हैं, यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ी है प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। तो ये कब होता है? ये होता है जब आपकी मुद्रास्फीति जनक मंदी आती है ना, यानी कि इन्फ्लेशनरी जो रिसेशन होता है, मंदी जब रिसेशन की स्थिति होती है, और वो किस वजह से होती है? महंगाई। तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की वजह से जब रिसेशन आता है तब जा करके क्या हो जाता है कि मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है और बेरोजगारी दर भी उच्च हो जाती है। तो 135 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाल ही में एशियन पेंट्स ने नियो भारत लेटेक्स पेंट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? तो एशियन पेंट के विराट कोहली जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये है डेनमार्क। 137 का राइट आंसर होगा डी, डेनमार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है, उसने पशुपालकों के ऊपर में टैक्स लगाया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नौसेना के जहाज INS को हाल ही में एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन 2023-24 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय नौसेना का जहाज है INS शारदा। INS शारदा को एंटी पायरेसी, जासूसी वगैरह रोकने के ऑपरेशन के लिए ये ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 130 का क्या होगा? 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसने 3D मुद्रा डमी मतपत्र इकाई विकसित की है? तो 3D मुद्रा डमी मतपत्र है, वोटिंग जो बैलेट होता है ना वो है 3D प्रिंटेड है, ठीक है। तो किसने इसको बनाया है? IIT गुवाहाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट इस तरीके का काम करे अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो नोमैडिक एलिफेंट उमरोई में जो है इंडिया के अंदर ही भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू किया गया, ठीक है। तो 16वां संस्करण है ये, 140 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो भाई कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। इधर आपको दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर लगता है, उसके बाद में आपको दिखाई देगा हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ में, उसके बाद नीचे MP, फिर छत्तीसगढ़, बिहार, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर कई सारे जो स्टेट्स, लगभग 8 स्टेट्स जो हैं जिनके साथ में राजस्थान के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगेगी। और फिर अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल बाउंड्री, तो नेपाल के साथ में लगती है, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 141 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8। 142 के में आते हैं। 142, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला जो सीमा है ना, नीचे उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा, बेसिकली यहाँ पर MP जो है वो सबसे बड़े जो बॉर्डर शेयर करता है। ये वाला जो एरिया है वो आपको बुंदेलखंड वाला एरिया दिखाई देता है, और ये UP और MP दोनों की ही क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बुंदेलखंड क्षेत्र UP और MP के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोक कजरी तो है ही, सोहर भी है, चैती भी है, तेहर ताल जो है वो UP का नहीं है, ठीक है। इसलिए 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो जाहिर सी बात है मध्य भारत के अंतर्गत आ रहा है, तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद होगी उसका वो सदस्य होगा। 5 जो क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाती हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरीके थे, और उत्तर प्रदेश जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पर्यावरण योगदान कार्यकर्ताओं के लिए 10 वर्ष के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है? तो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जो है वो UAE दे रहा है पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए। तो 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, UAE। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
यूपी से रिलेटेड है। यूपी का जो गोंडा जिला है वहाँ पर कछुआ संरक्षण के लिए काम हो रहा है, ठीक है ना। तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में बन रहा है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 को किस देश ने कथित तौर पर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया था। तो सिंगापुर ने अभी इनकार कर दिया था कि वो जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ खेल है, उनका मेजबानी नहीं कर पाएगा। तो 147 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 47 जो 47 वर्षीय एना एस्ट्राडा किस देश की हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी है और इच्छा मृत्यु से मरने वाली वो पहली व्यक्ति बन गई हैं। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरू की ये सदस्य हैं और 47 ईयर ओल्ड हैं। इच्छा मृत्यु इन्होंने मांगी थी, इनको मिल गई है। तो 148 का राइट आंसर होगा बी, पेरू। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग अगर फेमस है तो वो है हथकरघा उद्योग, ठीक है ना, जो छोटे छोटे हैंडलूम वाले जो उद्योग हैं वो। तो आपका 149 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तुलसी के पौधे में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होते हैं, किसकी वजह से। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही कहना चाहिए फेमस, क्या फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। फिनॉल और फ्लेवोनोइड जो होता है उसकी वजह से तुलसी में मेडिसिनल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से सर्दी खांसी होती है तो उसका यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी औषधियों में यूज़ होता है। तो 150 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर आपका जो पेपर है वो समाप्त होता है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। जितने भी आंसर के ऑप्शन थे क्वेश्चन यहाँ पर हमने बताए हैं, डिस्कस किए हैं, और आप इससे मिलान करिए कि आपके कितने टेस्ट में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सबको ऑल द वेरी बेस्ट।